वो वाले एनीमे तो आप सभी लोगों ने देखे ही होंगे जहां हीरो और डीमन लॉर्ड के बीच फाइट होती है और फाइट में डीमन लॉर्ड मारा जाता है। लेकिन ये एनीमे थोड़ा अलग है क्योंकि डीमन लॉर्ड के मरने के ही बाद ये एनीमे शुरू होता है। तो हमारा डीमन लॉर्ड ही इस एनीमे का हीरो है जो 500 साल बाद फिर से जिंदा होता है ईयर 2099 फ्यूचर वर्ल्ड में, जिसको देख के वो हैरान है। और अभी डीमन लॉर्ड थोड़ा कमजोर है, इसलिए वो अपने दुश्मन से लड़ने के लिए ही अपने पुराने दुश्मन की हेल्प लेता है, मतलब हीरो की। तो डीमन लॉर्ड की लाइफ फ्यूचर वर्ल्ड में कैसी जाती है, और हाँ, फ्यूचर वर्ल्ड में अपना हीरो एक यूट्यूबर बनता है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। एक बार की बात है, अर्थ एक मैजिकल दुनिया जहां में एक बहुत लंबी वॉर चल रही थी मॉर्टल और इमॉर्टल के बीच। मॉर्टल मतलब इंसान जिनके पास लिमिटेड दिन होते हैं और जो कभी भी निपट सकते हैं, और दूसरे हैं इमॉर्टल मतलब अमर लोग जो हर बार मरने के बाद बीजीएमआई के रिकॉइल के जैसे जिंदा हो जाते हैं। और ये अजीब सा वॉर कौन जीतने वाला है उसका फैसला दोनों रेसेस के सबसे मजबूत इंसानों के बीच होने वाली लड़ाई से तय होने वाला है। ये है नल्ला हीरो ग्राहम जो एक ह्यूमन हीरो है, और दूसरी तरफ है हमारे एनिमे का हीरो जो इमॉर्टल वेल्टो है जो एक डीमन लॉर्ड है। वैसे तो वेल्टो के अगेंस्ट जीत पाना नामुमकिन है क्योंकि वो एक इमॉर्टल है, पर ग्राहम के पास एक होली सॉर्ड है जो एक इतना पावरफुल अटैक करती है जिससे वेल्टो की रीजनरेशन वाली पावर को भी बैगन का पकौड़ा बना देती है। मतलब अब हमारा हीरो मरने वाला है। मरने से पहले वेल्टो ने नल्ले ग्राहम की तारीफ की और बोला, लॉन्डे तुम पावरफुल तो बहुत हो, लेकिन मेरे ऊपर थू है कि मैं तेरे जैसे कांच की गिलास से हार गया। अरे मतलब जो कभी भी मर सकता है, मतलब एक ह्यूमन से, और इसका मुझे बहुत दुख है। अपने अंतिम शब्दों में वेल्टो ने कसम खाई कि वो एक दिन जरूर वापस आएगा, रिकॉइल हो और अपना बदला लेगा, और तब वो पूरी दुनिया की कह के ले लेगा। और इसी के साथ वो दुनिया से चला जाता है। फिर सीन 500 साल बाद शिफ्ट होता है। वेल्टो एक बार फिर से रिकॉइल होता है और वेल्टो को रिकॉइल करने वाली उसकी आइटम जनरल माकिना है जो उसका स्वागत करते हुए झुकती है और कहती है कि मास्टर आई एम रियली सॉरी, मैं आपको पूरे 500 साल गुजरने के बाद रिकॉइल कर रही हूँ। और माकिना शर्मिंदा होकर माफी मांगती है कि वो वेल्टो का स्वागत बिकनी पहन के नहीं कर पाई, लेकिन वेल्टो को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बिकनी से वो बोर हो गया है और कहता है माकिना तुम फॉर्मल कपड़ों में भी आइटम लग रही हो, टेंशन नहीं लो। और वो बस खुश है कि माकिना ने उसे रिकॉइल टावर बंद होने के पहले रिकॉइल कर दिया। लेकिन वेल्टो हैरान है कि वो इस कचड़ा फेंकने वाली जगह में रिकॉइल क्यों हुआ है। लेकिन वेल्टो तो है कमीनों का राजा, सॉरी मतलब डीमन का राजा, तो वो जिंदा होने के बाद फिर से दुनिया को तबाह और हासिल करने का प्लान बनाता है। लेकिन ये नल्ला प्लान सुन के माकिना ने उसे बताया कि 500 साल में बहुत कुछ बदल चुका है। 80 साल पहले अल्ट और अर्थ के बीच एक बड़ी तबाही हुई जिसमें दोनों वर्ल्ड एक हो गए, जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड और तुम कभी नहीं हो पाए। इसी तबाही के कारण 90% पॉपुलेशन निपट गई और नेशनल गवर्नमेंट के घोड़े लग गए, और अब सभी शहर इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट की तरह काम करते हैं। और कुछ छोटे वॉर के अलावा दुनिया काफी पीसफुल है, मतलब कोई भी वेल्टो के जैसे दुनिया जीतने का प्लान नहीं बना रहा। माकिना उसे ऊपर ले जाके नई दुनिया दिखाती है और वेल्टो इस नए फ्यूजन वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी और मैगी टेक देखकर हैरान परेशान हो जाता है और सोचता है बताओ किसी जमाने में ये इंसान कीड़े मकोड़े थे मेरे सामने, और अब देखो इतने खतरनाक टेक्नोलॉजी से ये मुझे फिर से निपटा सकते हैं। ये सब देखने के चक्कर में वेल्टो गलती से एक आदमी से टकरा जाता है और माकिना उसे हटा के माफी मांग लेती है। पर जब वेल्टो देखता है कि लोग माकिना जैसे आइटम लड़की और 6 डार्क पियर्स के मेंबर को भी नहीं पहचान रहे तो वो गुस्सा हो जाता है और एक ग्रैंड मैजिक स्पेल यूज करता है। माकिना उसे रोकने की कोशिश तो करती है पर वेल्टो उसकी नहीं सुनता। लेकिन जब लोग स्पेल को इग्नोर करके उसे नल्ला और छपरी बोलने लगते हैं और एक अलार्म बजता है जिसका मतलब ठुल्ले आने वाले हैं, तो माकिना उसे भागने को बोलती है। जब दोनों दुम दबा के भाग रहे थे तभी वेल्टो एक आदमी को देखता है जो बिल्कुल नल्ले ग्राहम जैसा लगता है, लेकिन माकिना उसे खींच के ले जा लेती है। सेफ होने के बाद माकिना उसे बताती है कि इमॉर्टल को अब दुनिया ह्यूमन राइट के लायक नहीं समझती। जब वर्ल्ड फ्यूज हुए थे तो इमॉर्टल को हर जगह से भगाया गया, पर मेजर इंडस्ट्रीज ने उनको मारना शुरू कर दिया और एंटी इमॉर्टल वेपन बनाए जिससे मॉर्टल को खत्म किया जा सकता था। और अब लगभग ऑलमोस्ट सभी इमॉर्टल खत्म कर दिए गए हैं। ये सब सुन के वेल्टो हैरान हो जाता है, जिसके बाद वेल्टो बाकी के 6 डार्क पियर्स मतलब जनरल के बारे में पूछता है। माकिना बताती है उनका कोई अता पता नहीं है, कोई जिंदा है या मर गया। उसे सिर्फ जैनो के बारे में कंफर्म है कि वो मर गया है। जैनो ने अपनी जान दी ताकि माकिना वेल्टो के रिकार्नेशन रिचुअल को कर सके। माकिना की
वफादारी के लिए वेल्टो से शुक्रिया अदा करता है और उसको चौको देने का भी वादा करता है। लेकिन जब वेल्टो मार्कस का नाम लेता है तो माकिना घबरा जाती है और बात को टालने की कोशिश करती है और कुछ खाना लेने चली जाती है। तभी एक लड़की जो हैकिंग कर रही थी, मतलब न्यूज की जगह डाटा ट्रांसफर करने वाली वीडियो चला देती है। अभी भी समझ नहीं है, अरे पटना रेलवे जंक्शन में जो चली थी ना वही वाली वीडियो। और ये अज्जू भाई वाली हैकर लड़की वेल्टो के रेडार पर आ जाती। लड़की के टैलेंट को देखकर वेल्टो बहुत इम्प्रेस हो जाता है और वो लड़की थोड़ी नहीं बहुत बड़बोली होती है, जैसे किसी किसी की गर्लफ्रेंड होती है ना वैसे टाइप की, जिसकी बातें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वेल्टो से मार्कस के बारे में पूछता है। लड़की बताती है कि मार्कस एक बड़ी कंपनी का सीईओ है और एक बिल्डिंग में जाने को कहती है जहां उसको मार्कस मिल सकता है। वेल्टो मार्कस के टावर पर पहुंचता है जहां एक पिंकी रोबोटो से हाय हाय बोलता है। वेल्टो रिसेप्शनिस्ट पर जाकर मार्कस से मिलने की रिक्वेस्ट करता है और तभी वहां मार्कस की प्राइवेट सेक्रेटरी उसे लेने आती। वैसे ये लड़की देखने में तो आइटम है कि नहीं बताओ, और हमारे हीरो की नजर भी उसके तरबूजों में ही है। टावर के टॉप फ्लोर पर पहुंचने के बाद वेल्टो मार्कस को देखकर उसे खड़े होने को कहता है क्योंकि वो डीमन लॉर्ड जो है, पर मार्कस अपनी कुर्सी से नहीं उठता। जब वेल्टो मार्कस पर अटैक करता है तब उसकी असिस्टेंट वेल्टो पर तलवार से हमला करके उसका काट देती है हाथ, जिससे वेल्टो बहुत देर बाद रीजनरेट होता है। फिर मार्कस मजाक उड़ाते हुए कहता है, अबे नल्ले और कमजोर राजा जिसका लेग पीस भी बहुत कमजोर है, मैं क्या तेरे लिए उठूं, मेरा तेरे लिए ना उठाए, हाथ की बात कर रहा हूँ गंदे लोग। और मैं इमॉर्टल किंगडम को फिर से बनाने में हेल्प नहीं करूंगा, ठीक है अब यहाँ से जाओ नहीं तो निपटा दूंगा बाकी इधर से। फिर जब वेल्टो मार्कस को दिखाना चाहता है कि डीमन लॉर्ड का गुस्सा क्या होता है, तब मार्कस वेल्टो के मैजिक को कास्ट होने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जैसे तुम लोग अपना फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर रहे हो रिलेशनशिप में। फिर मार्कस कहता है कि वेल्टो इस दुनिया में अब नल्ला और कमजोर और पुराना हो चुका है, इसलिए माकिना को मुझे दे दे, तेरे कुछ नहीं होने वाला नल्ला कहीं का। फिर मार्कस अपने नेक पर एक इम्प्लांट दिखाता है जिसका नाम फैमिलिया है। मार्कस समझाता है कि ये डिवाइस स्पेल कास्टिंग की प्रोसेस को बहुत आसान और फास्ट कर देता है और अब इंसान एआई की मदद से सुपर स्पीड में स्पेल कास्ट कर सकते हैं, और इंसान ही नहीं बल्कि किसी भी रेसेस के लोग स्पेल कास्ट कर सकते हैं। पर दुख की बात यह है कि फैमिलिया इमॉर्टल के लिए नहीं बना, इसलिए वेल्टो इस डिवाइस का यूज नहीं कर सकता। आगे मार्कस मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो हमेशा से वेल्टो का काटना चाहता था सर। वेल्टो समझ जाता है कि वो इतने सालों से एक सांप को पाल रहा था, इसलिए वो मार्कस पर हमला कर, लेकिन मार्कस वेल्टो के मैजिक को डिस्ट्रॉय करके अपने मैजिक से वेल्टो को बहुत पेलता है। वेल्टो जान बचाने के लिए टावर से कूद जाता है और अब वेल्टो रीजनरेट करने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसकी हीलिंग प्रोसेस भी स्लो हो चुकी है पहले से, क्योंकि उसने अभी तक किसी की नहीं ली, मतलब उसके पास माना बहुत कम है ना। वैसे इस एनिमे में माना नहीं ईथर मैजिक का पावर सोर्स है। सोचा बता दूं तुम लोगों को। और सोने पे सुहागा तब होता है जब वेल्टो एक रैंडम इंसान कम गैंडे से टकरा जाता है, और इतना ही नहीं उसके साथ फाइट में वो हार जाता है। बताओ क्या डीमन लॉर्ड बनेगा रे तू, कचड़ा सेठ बन जाना चाहिए वेल्टो तेरे को, कचड़ा सेठ। लेकिन माकिना उसे दोबारा ढूंढ लेती है। मुंबई की मेट्रो में वो वेल्टो को मार्कस के धोखा देने की बात ना बताने की वजह से उसे सॉरी बोलती है। फिर वो दोनों माकिना के घर आते हैं। पहले तो ये देख के वेल्टो को खुशी होती है कि 500 साल बाद भी माकिना के पास एक बड़ा मैंसन है, लेकिन माकिना वेल्टो के सपनों में पानी फेरते हुए बोलती है, मालिक ये छोटा डिब्बा हमारा घर है क्योंकि बड़ा वाला मेरी औकात के बाहर है ना, आई एम रियली सॉरी। और अपने छोटे से अपार्टमेंट ले जाती है। वेल्टो सोचता है कि माकिना ने इतनी छोटी जगह में रहते हुए उसका 500 साल तक उसका वेट किया, वो उसका शुक्रिया अदा करता है और उसे हक करते हुए डिसाइड करता है कि अब वो अपने दुश्मनों को दिखाएगा कि असली डीमन लॉर्ड कौन है। बहुत सेंचुरीज पहले माकिना को उसके टाइम के लोगों ने उससे डरना शुरू कर दिया। जब उन्हें पता चला कि वो एक इमॉर्टल है तो नेचुरली सब लोगों ने अपनी प्रॉब्लम का ब्लेम उस पर डालने लगे। फिर डिसाइड हुआ कि माकिना को एक वॉल्केनो में डाल दिया जाए आलू के जैसे उबालने के लिए, लेकिन जैसे ही माकिना लावा के पास पहुंची एक ब्लैक स्मोक ने उसे निपटने से बचा लिया। और ये सब करने वाला और कोई नहीं वेल्टो था, जो अचानक कहीं से आया। और ऐसे ही वेल्टो और माकिना की पहली मुलाकात हुई थी। वेल को कोई दयावान नहीं है, वो यहाँ सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि उसने सुना था कि इस एरिया में एक आइटम इमॉर्टल है, और जब उसने माकिना को देखा वो उसे देखता ही रह गया। वेल्टो ने माकिना को एक ऑफर दिया कि वो अपनी बॉडी और सोल उसके लिए डेडिकेट कर दे। उस दिन के बाद से माकिना ने वेल्टो अपनी पूरी दे दी, लॉयल्टी की बात कर रहा हूँ। फिर प्रेजेंट में माकिना अपने अलार्म के साथ उठती है और वेल्टो के जागने से पहले किचन में ब्रेकफास्ट बनाने चली जाती है, जैसा एक अच्छी वाइफ करती है वैसे ही। जब
सूप बॉईल हो रहा था वो अपनी वर्चुअल असिस्टेंट एलेट को समन करती है। फिर एक छोटी क्यूट लड़की उसके सामने आती है जो आज का टाइम, डेट और वेदर का अपडेट उसको देती है। फिर उन दोनों की कुछ फालतू बातें होती हैं। ब्रेकफास्ट बनने के बाद वो वेल्टो को उठाकर खाना सर्व करती है। वेल्टो ने ऐसा खाना कभी नहीं देखा था, लेकिन स्मेल से ही वो समझ जाता है कि ये टेस्टी होगा। चॉपस्टिक से वो खाना खाता है और खाना सच में उसे पसंद आता है। माकिना उसकी तारीफ सुन के काफी खुश होती है और मन ही मन सोचती है पति के दिल तक जाने का रास्ता उसके पेट से ही आता है। खाना खाने के बाद वेल्टो माकिना से पूछता है क्या उसे और इमॉर्टल के बारे में कुछ पता है। माकिना बताती है कि कुछ इमॉर्टल जो हंट से बच गए थे वो अभी तक कहीं छुपे हुए हैं, लेकिन कुछ टाइम पहले माकिना के क्लोज सर्वेंट ऑर्नर और पाल्म मिसिंग हो गए हैं। लेकिन उसको लगता है कि वो दोनों छुपे हुए हैं, ना कि मर गए हैं, लेकिन वो उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही। वेल्टो पूछता है कि इमॉर्टल हंट अभी भी होते हैं क्या। माकिना बताती है कि हंट बहुत सालों पहले खत्म हो चुके हैं। वो हंट मार्कस के ऑर्डर पर स्टार्ट हुए थे जिससे मार्कस पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर पाए, और अब मार्कस के पास इतनी पावर है वो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकता है, तो हंट की जरूरत उसको नहीं रही। लेकिन ह्यूमन अभी भी इमॉर्टल से डरते हैं और उनसे नफरत करते हैं। और जब माकिना अपने सर्वेंट के अपार्टमेंट चेक करने गई थी तो उसे वहां एक क्लू मिला, एक नोट जिसपे लिखा था इमॉर्टल फर्नेंस। वेल्टो जब उस नोट को पढ़ता है तब एकदम से उसकी ग्रीन टी गिर जाती है। इसका ये मतलब है कि वेल्टो अभी तक अपनी इंजरी से रिकवर नहीं हुआ। सिंपल सेड वो अभी भी बहुत नल्ला और कमजोर है जो अपने एक जनरल से पिट गया और उसकी रीजनरेशन पावर वीक हो गई है, और नॉर्मल पावर में तो अभी वो बहुत ही ज्यादा नल्ला है। माकिना समझ जाती है कि ये सब इसलिए है क्योंकि वेल्टो को अभी के फ्यूचर में कोई नहीं जानता, जिस वजह से उससे कोई नहीं डरता, और वेल्टो अभी हिस्ट्री बुक तक सीमित रह गया है और हिस्ट्री पढ़ना किसी को पसंद नहीं आता। रिकॉग्नाइजेशन के बिना उसकी पावर वापस नहीं आ सकती, लेकिन वेल्टो को लगता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है अगर वो अपने आप को लोगों के सामने फिर से प्रूफ करे। और इसी के साथ वेल्टो डिसाइड करता है कि वो आसपास के नल्ले एरिया को एक्सप्लोर करेगा। माकिना कहती है कि मालिक आप मेरे साथ शॉपिंग के लिए चलिए, और सबसे पहला काम माकिना वेल्टो के लिए मॉडर्न कपड़े लेने का करती है। वो एक मॉडर्न स्टोर के अंदर जाती है जहां माकिना वेल्टो का 3D स्कैन करवाती है, और बजट टाइट होने के कारण वो वेल्टो से माफी मांगती है। तो वेल्टो से कहता है कि उसकी नेचुरल ब्यूटी किसी भी आउटफिट में अच्छी लगेगी। माकिना अपनी वर्चुअल असिस्टेंट एलेट से हेल्प लेती है जो बजट और प्रैक्टिकलिटी के बेस में एक ट्रैक सूट रिकमेंड करती है। माकिना को ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन वेल्टो को वो ट्रैक सूट पसंद आ जाता है और जैकेट पे डीमन लॉर्ड लिखा होता है, और ये डिजाइन देख के वेल्टो और भी ज्यादा खुश हो जाता है। शॉपिंग के बाद वेल्टो और माकिना एक फास्ट फूड शॉप पर आते हैं। वेल्टो माकिना से पूछता है कि फैमिलियर डिवाइस यूज करना कैसा लगता है। माकिना बताती है कि फैमिलिया एक रेवोल्यूशनरी डिवाइस है जो मैजिक यूज करने को इजी बनाता है, और इसी की हेल्प से हम शॉपिंग और कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं बहुत ही इजीली, और जिसके पास ये नहीं होता उसकी लाइफ बहुत हार्ड होती है। लेकिन फैमिलिया होने के बाद भी माकिना की करंट फाइनेंशियल सिचुएशन पाकिस्तान की तरह गरीब ही है। वेल्टो माकिना का फैमिलिया इंस्पेक्ट करना चाहता है, इसलिए वो माकिना के नेक के पास आता है, और 500 साल बाद मालिक का टच पाके माकिना गीली हो जाती है। फिर वेल्टो डिसाइड करता है कि वो एक जॉब करेगा। मेरे को लगा माकिना को गीला करेगा। वेल्टो की काम करने की बात सुन के माकिना बहुत हैरान है और कहती है कि उसे काम करने की जरूरत नहीं है, वो और ज्यादा शिफ्ट ले लेगी, दिन रात सुबह शाम काम करेगी। लीगल काम की बात कर रहा हूँ। अरे लेकिन वो वाला काम भी तो लीगल होता है ना। खैर स्टोरी में फोकस करते हैं। लेकिन वेल्टो माकिना को एक्स्ट्रा काम करने से मना करता है। उसके हिसाब से वो सिर्फ बैठ के माकिना पे डिपेंड नहीं हो सकता, मतलब अपने भाई को लड़की के पैसे पे नहीं पलना, और ऐसे में फ्यूचर के लोग उसको नल्ला विभूति ना समझने लगे। लेकिन काम करते करते वो दुनिया जीतने के मिशन को नहीं भूलने वाला, और वैसे भी अब टाइम चेंज हो चुका है इसलिए उसको काम तो करना ही होगा। माकिना वेल्टो को एक इमरजेंसी डिवाइस देती है जब वो जॉब ढूंढने के लिए निकलता है। वेल्टो को पता ही नहीं है कि वो किस टाइप की जॉब के लिए अप्लाई करे। जब वो चिल्ला के लोगों से हेल्प मांगता है कि मैं कोई भी काम कर सकता हूं, तो एक आदमी उसे कमर्शियल गिल्ड जाके काम ढूंढने को कहता है, लेकिन गिल्ड वेल्टो को रिजेक्ट कर देता है उसके स्पेशल स्किल जैसे वाइड स्केल एनहाइलेशन मैजिक के कारण। और दूसरी बात, गिल्ड वाले वेल्टो की सभी बातों को फेक समझ रहे थे, जैसे वो एक डीमन लॉर्ड है वगैरह वगैरह टाइप की, और गिल्ड के रूल के अकॉर्डिंग फैमिलिया के बिना जॉब करना अलाउड नहीं है। फिर वेल्टो वापस घर आता है और डिप्रेस हो जाता है। वो माकिना की लैब पे अपना सर रखता है। बताओ ये करने का सपना मेरा सपना ही रह गया। छी ससुर। वेल्टो
वेल्टो माकिना से पूछता है कि क्या वो इस दुनिया में कुछ करने के लायक नहीं है। वेल्टो की इस बात का मतलब काम धाम से है, वो सब करने में तो अपना भाई एक्सपर्ट है। और माकिना उसे भरोसा दिलाती है कि मास्टर आप अभी भी सभी लोगों में सुपीरियर हो। तभी वेल्टो कहता है कि इस सब बात के बारे में हमें किसी और से भी पूछना चाहिए। तो ये सुन के माकिना को अपनी एक हैकर फ्रेंड टाकाहाशी की याद आती है। फिर सीने कैफे में आता है जहाँ मीटिंग होती है। टाकाहाशी वही पहले वाली बड़बोड़ी लड़की है जो वेल्टो से मिल चुकी है। टाकाहाशी वेल्टो को चेक करके कंफर्म करती है कि वो सच में एक जिंदा डीमन लॉर्ड है कि नहीं। वेल्टो टाकाहाशी को बताता है कि उसका काम उसको जॉब सजेस्ट करना है और टाकाहाशी का फैमिलिया इम्प्लांट माकिना के इम्प्लांट से थोड़ा अलग है, जिसको वेल्टो अपनी डीमन लॉर्ड आई पावर से एनालाइज करता है। ये सब देख के टाकाहाशी वेल्टो से इम्प्रेस होती है। वेल्टो उसे जॉब ऑप्शन के बारे में पूछता है। टाकाहाशी कहती है कि जब तुम्हारे पास कोई इम्प्लांट नहीं है और तुम अभी भी नल्ले और कमजोर हो, लेकिन तुम हैंडसम और 500 साल पुराने डीमन लॉर्ड हो जिसमें लड़कियां फ्लैट हो सकती हैं, प्रेजेंट में तुम्हारे लिए एक ही जॉब बेस्ट है मेरे हिसाब से, एक यूट्यूबर स्ट्रीमर बनना। अरे मतलब अर्पित बाला, लेकिन वो तो टकला है ना। टाकाहाशी समझाती है कि स्ट्रीमर अपने वीडियो ऑनलाइन पोस्ट करते हैं जिसमें वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जैसे कैरेमनाटी के जैसे गेम खेलना या अर्पित बाला के जैसे ज्ञान पेलना, और स्ट्रीमर को एड रेवेन्यू या डोनेशन के थ्रू पैसे मिलते हैं। और अभी टाकाहाशी के पास उसके अपने पुराने स्ट्रीमिंग इक्विपमेंट भी पड़े हुए हैं। वो थोड़े आउटडेटेड तो हैं लेकिन काम चल जाएगा। और मान लो वेल्टो फेमस हो गया तो वो नए इक्विपमेंट खरीद लेगा। माकिना को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं है कि वेल्टो स्ट्रीमिंग करे, क्योंकि ये काम एक रिस्की जॉब है। वही मम्मी लोग वाली बात, यूट्यूब से कुछ नहीं होने वाला, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, वही बातें हैं और कुछ नहीं। माकिना के हिसाब से गवर्नमेंट जॉब करना जैसा एक जमा ठमा काम अच्छा होता है, लेकिन टाकाहाशी का मानना है कि यूट्यूबर बनना वेल्टो के लिए एक अच्छी जॉब हो सकती है, क्योंकि वेल्टो की वॉइस और वो दिखता बहुत रापचक है और सोने पे सुहागा। वेल्टो का ऑरा भी पॉजिटिव में है, तो उसके स्टार बनने के चांस बहुत ज्यादा हाई हैं। जब टाकाहाशी ऐसा बोलती है तो माकिना भी मान लेती है कि वेल्टो हैंडसम तो है, लेकिन फिर भी उसको इस काम पे भरोसा नहीं है। लेकिन आगे माकिना एक प्रॉब्लम बताती है कि कुछ गेम वेल्टो बिना फैमिलिया के नहीं खेल पाएगा। मास्टर से फिजिकल कंट्रोल वाले गेम तो खेल ही सकते हैं। टाकाहाशी बोलती है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फ्यूचर के लोग अब गेम देखने के लिए स्ट्रीम नहीं देखते, वो स्ट्रीमर के लिए देखते हैं। वही पायल गेमिंग वाला सीन है फ्यूचर में और कुछ नहीं। माकिना वेल्टो से पूछती है कि वो क्या सोचता है, लेकिन लिमिटेड ऑप्शन होने की वजह से वेल्टो टाकाहाशी का आइडिया मान लेता है। उस रात माकिना बाथरूम में होती है और वेल्टो इस दुनिया के इंटरनेट को रिसर्च कर रहा था। उसे जल्दी ही समझ आ जाता है कि ये इंटरनेट दुनिया भर की इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने का सबसे फास्ट तरीका है, लेकिन साथ ही साथ ज्यादातर लोग या तो कैट वीडियो देखते हैं या फिर इंस्टाग्राम में उल्टे सीधे वीडियो। और इसी से वेल्टो को लगता है कि लोगों के ओपिनियन बदलना बहुत आसान है। पर तभी माकिना बाथरूम से निकलती है, वो भी बिना कपड़ों के, और जब उसे समझ आता है कि वो घर में अब अकेली नहीं है तो वो तुरंत वेल्टो से माफी मांगती है और कपड़े पहन लेती है। वेल्टो उससे कहता है कि सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, और उसे लगता है कि माकिना की बॉडी ब्यूटीफुल है जिसको उसने कई बार देखा है, लेकिन अभी भी उसे अपने आप की बॉडी ज्यादा अच्छी लगती है। कमाल है भाई तू भी। फिर कुछ घंटों के बाद टाकाहाशी माकिना के घर आती है अपना पुराने इक्विपमेंट लेकर और वेल्टो के लिए सेटअप लगाने लगती है। उसके बाद वो वेल्टो को कंट्रोलर देती है और कुछ गेम खेलने को कहती है। जब टाकाहाशी उसे कंट्रोलर समझाने लगती है तो वेल्टो कहता है कि कोई जरूरत नहीं है, उसे ऑलरेडी सब पता है, और कहता है कि फैमिलिया एनालाइज करने से ये कंट्रोलर सीखना काफी इजी था। वेल्टो ब्लड ब्रोन गेम खेलना डिसाइड करता है। तो ये देख के टाकाहाशी को याद आता है कि कितने सारे लोगों ने इस गेम की डिफिकल्टी के चक्कर में इस गेम को छोड़ चुका है, लेकिन उसे लगता है कि वेल्टो के एनालाइज स्किल से ये गेम इजी होगा। लेकिन गेम शुरू होते ही वेल्टो गेम में भी कुत्ते के जैसे मरने लगता है और उसको भी लगने लगता है कि ये गेम काफी डिफिकल्ट है। बहुत घंटों खेलने के बाद भी वेल्टो गेम में नूब का नूब ही रहता है और टाकाहाशी ही उसे नूब बोलने लगती है, और ये सब सुन के माकिना को अच्छा नहीं लगता। वेल्टो कहता है अभी उसको अच्छे से कंट्रोल समझ नहीं आए हैं, और ये सब देख के माकिना को डर है कि कहीं स्ट्रीमिंग करने का प्लान नाली में न चला जाए। लेकिन टाकाहाशी को लगता है कि इंटरनेट में लोगों को एक हॉट बंदे को नूबड़ागिरी देखने में बहुत मजा आएगा। टाकाहाशी वेल्टो को अपने लिए एक इंट्रो बनाने को कहती है जो मैंने अभी तक नहीं बनाया। वेल्टो कहता है कि क्या वो नॉर्मल इंट्रोडक्शन दे सकता है, लेकिन टाकाहाशी मना करती है। उसके हिसाब से वर्ल्ड के
5 मिलियन स्ट्रीमर में से सिर्फ 1% पैसे कमाते हैं। तो अगर वाल्टो को सक्सेसफुल होना है तो उसे एक अच्छा इंट्रो बनाना ही होगा। माकिना कहती है कि वाल्टो अपने वॉर डिक्लेरेशन को अपना इंट्रो बना ले। ये सुन के वाल्टो अपने स्टाइल में बोलता है, "Foolish mortal, you should feel honored to be in my presence." हिंदी मतलब ये है कि मूर्ख मनुष्यों, तुम्हें मेरी उपस्थिति में सम्मानित महसूस करना चाहिए। ताकाहाशी को लगता है ये इंट्रो ठीक तो है लेकिन इसको और अच्छा होना चाहिए। अब इससे अच्छा क्या कर ले भैया वो। और तब ताकाहाशी वाल्टो को स्ट्रीमिंग का क्रैश कोर्स देने लगती है और बोलती है कि हर दिन स्ट्रीम करना होगा चाहे कोई देखे या ना देखे। गंदी और गवर्नमेंट के बारे में नहीं बोलना वरना तुम्हें तुरंत बैन पड़ जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट, माकिना को कैमरे के सामने से आने से बचना होगा क्योंकि लोगों से वाल्टो की गर्लफ्रेंड समझने लगी, जिसको सुन के माकिना तो बहुत खुश है। टाइम के साथ वाल्टो पॉपुलर होने लगता है जिसके साथ साथ उसके हेटर भी बन जाते हैं जो उसकी स्ट्रीम में नेगेटिव कमेंट करते हैं। लेकिन वाल्टो उनके कमेंट को इग्नोर करता है बल्कि उनको एनकरेज करता है कि वो और नेगेटिव लोग जोड़ें और उसको रोस्ट करें क्योंकि वाल्टो की पावर इससे आती है कि कितने लोग उसको जानते हैं और जितनी नेगेटिव पब्लिसिटी होगी उतना ही वाल्टो के लिए अच्छा है। हार्ड वर्क और डिटरमिनेशन के साथ वाल्टो 1 मिलियन व्यूज और सब्सक्राइबर पूरे कर लेता है। बताओ वाल्टो भैया के 1 मिलियन हो गए और तुम सब मेरे 50 के नहीं करवा रहे। सुन क्या रहे हो, जल्दी जाके चैनल सब्सक्राइब कर दो यार। फिर वाल्टो अपनी लेटेस्ट स्ट्रीम में ब्लड ब्रोन 3 को नॉन स्टॉप खेल के कंप्लीट करने का चैलेंज लेता है। जब वो गेम क्लियर करता है तो फैंस उसकी सक्सेस सेलिब्रेट करते हैं। वो पहले और दूसरे पार्ट को कंप्लीट करके काफी ज्यादा प्रो हो गया था लेकिन थर्ड पार्ट दोनों पार्ट से ज्यादा डिफिकल्ट था, लेकिन उसने इसे भी कंप्लीट कर ही लिया। स्ट्रीम बंद करके वाल्टो बाहर जाता है और खाना बनने से पहले माकिना से वापस आने को कहता है। फिर सिटी के स्लम से गुजरते हुए वाल्टो को नल्ला ग्राहम दिखता है। ग्राहम एक टाइम पर एक हीरो था लेकिन अब एक भूखा नंगा भिखारी लगता है। ग्राहम के हीरो बनने की स्टोरी कुछ इस टाइप की है कि वो अपनी बीमार बहन की दवाई लेने जंगल में गया था लेकिन जब वो वापस आया तो वाल्टो के एक जनरल ने उसके पूरे विलेज को निपटा चुका था। मतलब पूरा विलेज धक 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 करके जल रहा था और तब से उसने वाल्टो से बदला लेने की कसम खा ली। लेकिन अब ग्राहम बहुत थका हुआ है और पहले से ज्यादा नल्ला लगता है। वाल्टो ग्राहम से बात शुरू करता है और दोनों एक वुडन शॉप में जाते हैं। वहां ग्राहम कहता है कि वो अपने दुश्मन के साथ नूडल्स खा रहा है जो एक अजीब बात है। वाल्टो कहता है कि ग्राहम ने उसके भी बहुत से लोगों को पेला है तो दोनों लोग एक ही जैसे हैं। लेकिन अब उसे ग्राहम पर कोई गुस्सा नहीं है। वाल्टो क्यूरियस है कि ग्राहम इमॉर्टल कैसे बन गया, मतलब अमर। ग्राहम बताता है कि उसने अपनी मॉर्टलिटी नहीं दी पर गॉडेस मेलिना ने उसे इटर्नल यूथ की ब्लेसिंग दी है वाल्टो को मारने के रूप में, इसलिए वो अभी तक जिंदा है। देखो भाई लोग, अगर किसी को इतनी इंग्लिश समझ नहीं आती तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं और हिंदी में करने की कोशिश करूंगा। फिर दोनों पास्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। वाल्टो कहता है कि उसका वर्ल्ड डोमिनेशन का प्लान सिर्फ पीस अचीव करने के लिए था। लोग हमेशा डिफरेंट चीजों से डरते हैं इसलिए एक सिंगल रूलर ही पीस ला सकता है। ग्राहम को अब वाल्टो की ये बात सही लगती है लेकिन उसका मानना है कि लोग अपने आप का भी पीस नहीं ला सकते, मतलब ह्यूमन नल्ले होते हैं। इनडायरेक्टली यही बोल रहा है। वो आगे बताता है कि वाल्टो के मरने के बाद ह्यूमन एक दूसरे से ही लड़ने लगे पैसे और पावर की लालच में, जिसमें ग्राहम को भी बहुत से नेशन से फाइट करनी पड़ी। इसलिए उसे भी बहुत से ह्यूमन को मारना पड़ा जिनको उसने कभी डीमन से बचाया था और इसी वजह से सभी लोग ग्राहम को विलन मानने लगे और धीरे धीरे दुनिया को हीरो की जरूरत नहीं लगी और सब उसको भूल गए। ठीक, कितना बुरा हुआ बेचारे के साथ। जिसके बाद ग्राहम वाल्टो को उस जैसे नल्ले को खाना खिलाने के लिए थैंक्स बोल के वहां से चला जाता है। जिसके बाद वाल्टो भी अपना काम करने निकलता है। रास्ते में वो टाकाहाशी को एक गली में प्रॉब्लम में देखता है जहां एक और उसे पेलने वाला था, सॉरी मतलब उसे पैसे के लिए धमकी दे रहा था। वाल्टो टाकाहाशी की हेल्प करता है और अब उसके पास मिलियन सब्सक्राइबर हैं जिससे उसकी पावर बढ़ चुकी है तो वो अपने मैजिक से नल्ले और को हरा देता है। ये सब देख के टाकाहाशी वाल्टो को अपना बॉडीगार्ड बनने का ऑफर देती है और वाल्टो भी इस ऑफर के लिए हाँ बोल देता है क्योंकि ये काम करने से वो थोड़े एक्स्ट्रा पैसे कमा सकता है। फिर वो दोनों एक वेयर हाउस आते हैं और यहाँ से टाकाहाशी को कुछ इंपॉर्टेंट आइटम चोरी करना है और वाल्टो का काम है गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करना। लेकिन वाल्टो है तो नल्ला और दिमाग से कमजोर ही ना, इसलिए वो सीधा दरवाजा तोड़ के धड़ धड़ा के अंदर घुस जाता है। वाल्टो एक सीक्रेट मिशन पर आया है जहाँ उसे टाकाहाशी के लिए एक मिस्टीरियस क्यूब लाना है। उसे एक टेबल के ऊपर एक क्यूब दिखता है और वो टाकाहाशी से कॉल के
जरिए पूछता है कि आइटम यही आइटम लाना है ना। टाकाहाशी हाँ बोलती है, पर वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है कि वेल्टो भैया उससे बात कैसे कर रहे हैं जब उनके पास कोई फैमिलियर नहीं है। लेकिन वेल्टो फुल चौड़ में बोलता है। वेल्टो सुन के वेजिटेबल समझा क्या? अपन वेजिटेबल नहीं वर्जिन है। अरे सॉरी गलती हो गई, अपन वेजिटेबल नहीं वेरी इंटेलिजेंट है। तो वेल्टो ने अपने दिमाग का यूज करके फैमिलिया के कम्युनिकेशन ईथर कॉपी किया और वो अपने मैजिक की हेल्प से लोगों के साथ बात कर सकता है जैसे फैमिलिया की हेल्प से लोग करते हैं वैसे ही। बहुत इंटेलिजेंट है ना ये, इसलिए टाकाहाशी वेल्टो को समझाती है कि वो मिशन में किसी और को ना मारे और वेल्टो प्रॉमिस करता है कि वो सिर्फ सभी लोगों को बेहोश करेगा। बैटल के शुरू होने से पहले वेल्टो अपनी लाइव स्ट्रीम करने वाला इंट्रो देता है, पर याकुजा के लोग कंफ्यूज हैं क्योंकि उन्होंने कभी वेल्टो की स्ट्रीम तो देखी ही नहीं। ये सब जान के वेल्टो को लगता है कि वो अभी भी बहुत डाउन टू अर्थ है, इसलिए उसे और भी कुछ अजीबोगरीब चीजें करनी पड़ेंगी जिससे वो और पॉपुलर हो जाए। लेकिन अभी इन नन्हे लोगों के लिए उसके मिलियन सब्सक्राइबर की पावर काफी होगी। एक याकुजा मेंबर मैजिक गन निकालता है और वेल्टो को पेलने के लिए फायर करता है, लेकिन वेल्टो स्ट्रेंथनिंग मैजिक का यूज करके बुलेट से बच जाता है। जैसे तुम लोग हेलमेट ना पहनने से पुलिस से बचते हो ना, वैसे ही। और जब उस आदमी की एमो खत्म हो जाती है तो वेल्टो अपना करिश्मा तन्ना वाला पावर दिखाते हुए एक के बाद एक सभी याकुजा मेंबर को बेहोश कर देता है। एक और याकुजा मेंबर मैजिक गन से नॉर्मल गन पर शिफ्ट करता है, पर टाकाहाशी एक इल्यूजन क्रिएट करके उसे अपने पार्टनर को शूट करवा देती है। हैकर है ना वो लड़की। वेल्टो सबको बेहोश करके क्यूब के पास पहुंचता है, लेकिन क्यूब लेने से पहले ही एक इनविजिबल अपोनेंट वेल्टो को पेलने के लिए उस पर अटैक कर देता है। तो सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए वेल्टो उसका इनविजिबल चोगा फाड़ देता है, जिसके बाद पता चलता है चोगे के अंदर एक जायंट मेगा सूट है। टाकाहाशी बताती है ये एक 4th जनरेशन मैगिनो गियर है जो याकुजा के बजट के बाहर है और ये मेका रोबोट मार्कस की कंपनी के हैं। लेकिन अपने वेल्टो भैया मैका को देख के खुश हो जाते हैं और उनके साथ फाइट करना चाहते हैं और इसलिए वो मैजिक गन से मैका पर हमला करते हैं, लेकिन मैका को कुछ नहीं होता क्योंकि वो मैका जो है फिर वो क्लोज कॉम्बैट करने के लिए शॉट समन करता है। ये देख के मैका भी अपनी शॉट को गन में ट्रांसफॉर्म करता है। मान लो बीच फाइट में वेल्टो भी अपना हथियार निकालते तो मैका सामने से हथियार कैसे निकालता? कुछ भी सोचता रहता हूँ। खैर स्टोरी आगे बढ़ाते हैं और दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट शुरू होती है। फाइट के बीच मैका सीरियस हो जाता है जैसा तुम लोग अपने रिलेशनशिप में हो गए हो, लेकिन सामने वाली लड़की नहीं हुई, सेम वैसे ही हाल है। और मैका वेल्टो का पहला एक हाथ काटता है, फिर उसका एक ही सर रहा है। पर ये सब बात मैका पायलट हेडक्वार्टर पर रिपोर्ट करता है कि टारगेट को मैंने निपटा दिया है, लेकिन तभी वेल्टो का सर बात करते हुए पायलट को डराता है। वेल्टो पायलट से कहता है अरे लॉन्डे तुम स्ट्रॉन्ग तो बहुत हो, लेकिन तुम एक डीमन लॉर्ड को इतनी नल्ली पावर से नहीं मार सकते। फिर वेल्टो भैया अपने सर को अपने धड़ में लगाते हैं जो देखने में तो मेरे को अच्छा लगा। और इसके बाद वेल्टो अपना अल्टीमेट वेपन वर्नल समन करता है। वेल्टो के वेपन के ऑरा को देख के ही पायलट की फटके 4 हो जाती है। फिर वेल्टो अपने नेक्स्ट अटैक से मैका को खत्म कर देता है, लेकिन पायलट को जिंदा छोड़ देता है इंटेरोगेशन करने के लिए। वैसे इसके अंदर कोई ह्यूमन नहीं है, उसने सर्वर छोड़ा है। लेकिन नल्ला पायलट एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन कोड एक्टिवेट करता है और अपनी जान बचा लेता है। फिर फटके 4 होने के बाद टाकाहाशी आके वेल्टो की कंडीशन चेक करती है और ये देख के हैरान है कि वो सर कटने के बाद भी जिंदा कैसे है। क्या तू चाहती थी मर जाए वो गंदी लड़की? और अब धीरे धीरे उसको यकीन होने लगता है वेल्टो कोई नल्ला और कमजोर नहीं बल्कि सच का डीमन लॉर्ड है। वेल्टो ने नल्ले मैका को हराया है जो एक पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और उसी मैका को वेल्टो ने अपने एक हाथ से हरा दिया, मतलब अकेले हरा दिया। फिर वो दोनों डिस्कस करते हैं कि क्यूब में क्या है। टाकाहाशी एक रीडर निकाल कर डाटा एक्सेस करती है जिससे उनको एक लिस्ट मिलती है जिसमें वेल्टो के पुराने इमॉर्टल सबऑर्डिनेट के नाम है। ये देखकर वेल्टो परेशान हो जाता है कि क्या ह्यूमन फिर से इमॉर्टल को मारने वाले हैं क्या। और टाकाहाशी का क्लाइंट यू जो इस लिस्ट के बारे में डिटेल दे सकता है कॉल ही नहीं उठाता, जैसा मेरा दोस्त नहीं उठाता काम के टाइम पे। वैसे बता दूं वो दोस्त मैं हूँ। फिर वो दोनों से मिलने उसके अपार्टमेंट जाते हैं। टाकाहाशी सिक्योरिटी सिस्टम हैक करके अंदर जाती है, लेकिन यू का रूम उसे अनलॉक मिलता है जो बड़ी अजीब बात है क्योंकि यू बहुत सतर्क रहने वालों में से है जैसा मैं रहता हूँ अपनी बंदी से बात करते टाइम। ओ मेरी बंदी तो है ही नहीं। लेकिन जब वो अंदर जाते हैं तो यू को चेयर पर मरा हुआ देखते हैं। वेल्टो यू को देख के बताता है कि यू कोई प्रोफेशनल तरीके से मारा गया है, शायद इसके पीछे एक हिटमैन का काम है। और अब दोनों समझते हैं कि वो एक बहुत बड़े कांड में फंस चुके हैं और यू क्यूब वाली इंफॉर्मेशन की वजह से मारा गया है। फिर टाकाहाशी यू का हिडन लैपटॉप ढूंढती है और थोड़े तामझाम करने के बाद उन लोगों को उसमें एक बैकअप वीडियो फाइल मिलती है। वीडियो में यू बताता है किसी
इलेक्ट्रिसिटी के ईथर रिएक्टर इमॉर्टल सोल को फ्यूल की तरह यूज करता है, जिसे इमॉर्टल फर्नेस प्रोजेक्ट कहते हैं। ये मार्कस की कंपनी का एक इविल प्लान है जो इमॉर्टल को पब्लिक की नजर में इविल बनाता है और फिर उन्हें निपटा देता है फर्नेस में डाल के फ्यूल बनाने के लिए। यूं आगे बताता है कि मार्कस अब नए इमॉर्टल की तलाश में है क्योंकि रिएक्टर का फ्यूल खत्म हो गया है। जो मरे हुए इमॉर्टल थे ना वो निपट चुके हैं इस बार अच्छी तरीके से। ये सब सुन के टाकाहाशी हैरान और गुस्सा होती है। तू क्यों हो रही है, तू तो मॉर्टल है ना। पर समझ जाती है कि इस इंफॉर्मेशन को पब्लिक करना उसकी मौत ला सकता है। तब ये सब जान के वाल्टो डिसाइड करता है कि ये इमॉर्टल का प्रॉब्लम है और एक इमॉर्टल किंग के रूप में ये उसकी जिम्मेदारी है कि इस मामले को वो अकेले हैंडल करे और अपने लोगों का मार्कस से बदला ले, उसको मार के। फिर वो यू की बॉडी को पुलिस को रिपोर्ट करते हैं। तब वाल्टो माकीना को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन माकीना सामने से कोई आंसर नहीं देती, जिससे वाल्टो को समझ आ जाता माकीना के घोड़े लग चुके हैं, मतलब वो कोई खतरे में है, क्योंकि माकीना कभी भी अपने मालिक का कॉल रिजेक्ट नहीं करती, जैसे मैं अपनी मम्मी का नहीं करता। फिर सीन माकीना पे आता है जो फ्रिज खोल के देखती है कि डिनर के लिए क्या बनाना है, बट वही सेम चीजें रहती हैं जो पहले थी। पर अच्छी बात ये है कि एलेक्ट उसे बताती है कि वो बची खुची सब्जियों से एक अच्छी कढ़ी बना सकती है। तभी डोरबेल बजती है, माकीना जाके दरवाजा खोलती है लेकिन वो बहुत गुस्सा हो जाती है जब वो बाहर मार्कस को देखती है जो उसकी लेने आया है, सॉरी उसको फ्यूल बनाने के लिए आया है। लेकिन माकीना बिना कुछ बोले मार्कस पर हमला कर देती है उसको पेलने के लिए, मतलब मारने के लिए। और माकीना के अटैक से मार्कस फ्लेम से घिर जाता है और पीछे गिरता है, लेकिन वो भी इमॉर्टल है तो इतना सब होने के बाद भी वो नहीं मरता। जिसके बाद माकीना हॉट ड्रेस में ट्रांसफॉर्म होती है जिसमें वो आइटम लग रही है और घर के बाहर निकलती है मार्कस से फाइट करने के लिए। और फाइट के पहले ही वो अपना फैमिलिया को नेटवर्क से डिस्कनेक्ट कर लेती है ताकि मार्कस उसे हैक ना कर पाए और उसकी इंपॉर्टेंट फाइल ना देख पाए। फिर दोनों के बीच मैजिक वेपन अटैक शुरू होते हैं और पहले तो लगता है कि फाइट बराबर की है, पर मार्कस के डिस्ट्रैक्ट होने का फायदा उठा के माकीना उसका पकड़ती है हाथ और उसे ब्लास्ट करके अलग कर देती है। मार्कस इससे हैरान तो होता है लेकिन कुछ ही सेकंड में वो अपना हाथ रीजनरेट कर लेता है जैसे ये उसका रोज का काम हो, नीचे वाला ऊपर वाला। फिर मार्कस एक एरिया अटैक करता है जिसका नाम है ब्लडी सॉर्ड रेन। इस अटैक से एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है लेकिन माकीना ने अपने आप को शील्ड से बचा लिया था जिससे वो सेफ रहती है। लेकिन इन दोनों की फाइट से वाल्टो और माकीना का छोटा सा आसियाना कचड़ा घर बन गया है। फिर अचानक एक ट्विस्ट आता है, मार्कस की हॉट सेक्रेटरी स्मोक से निकलती है और माकीना पे छुप के अटैक करती है, पर माकीना हॉट सेक्रेटरी को अपने एक इल्यूजन के साथ हुतिया बना देती है, जैसे लड़कों का हुतिया बनाती है ना वैसे ही। माकीना को पता था मार्कस बहुत बड़ा वाला चीटर है, इसलिए सेक्रेटरी के आने से वो हैरान नहीं है। फिर माकीना सेक्रेटरी को राख में बदलने की स्पेल तैयार करती है लेकिन मार्कस एकदम से कोड ब्रेकर बोलता है और माकीना का फैमिलिया बंद हो जाता है। फैमिलिया बंद होने से माकीना हैरान है और सेक्रेटरी इस मौके का फायदा उठा के माकीना के संतरों के आर पार अपनी तलवार कर देती है और इसी के साथ माकीना फाइट हार जाती है। लेकिन मार्कस माकीना के ऐसे कुत्ती भरी हालत देख के खुश है, लेकिन माकीना पूछती है तूने क्या किया मेरे साथ। मार्कस कहता है मैंने अभी थोड़ी ना कुछ किया है, वो तो बाद में करूंगा। फिर मार्कस बताता है उसने सिर्फ उसका फैमिलिया शट डाउन किया है। ये सुन के माकीना को शौक लगता है क्योंकि उसने अपने फैमिलिया को इंटरनेट से डिस्कनेक्ट किया था, तो ये पॉसिबल नहीं होना चाहिए। मार्कस कहता है कि उसका फैमिलिया एक स्पेशल प्रोटोटाइप है जो मॉडर्न फैमिलिया से ऊपर है और क्योंकि वो IHMI का डायरेक्टर है जो फैमिलिया बनाती है तो उसके पास सब फैमिलिया का एडमिन एक्सेस है, जिस वजह से वो ऑफलाइन फैमिलिया को भी अपनी मर्जी से बंद कर सकता है। फिर मार्कस अपने प्लान के बारे में बात करता है कि वो दुनिया का नया डीमन लॉर्ड बनना चाहता है क्योंकि वाल्टो भैया अब पुराने और कमजोर और नल्ला हो चुका है। पर मार्कस ताकत से नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी को कंट्रोल के थ्रू सभी लोगों पे राज करेगा। फिर उसकी हॉट सेक्रेटरी उसे याद दिलाती है कि उनका अगला अपॉइंटमेंट लेट हो रहा है। मार्कस फिर माकीना को बताता है कि वो इमॉर्टल फर्नेस के लिए फ्यूल बनने वाली है। फिर सीन चेंज होता है जब वाल्टो और टाकाहाशी वापस घर लौटते हैं तो वो देखते हैं कि पूरा घर डिस्ट्रॉय हो चुका है, सिर्फ एक गेम कंट्रोलर को छोड़ के। वाल्टो को आसपास माकीना नहीं दिखती जिससे वो परेशान हो जाता है क्योंकि माकीना उसके लिए दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट है। जिसके बाद वाल्टो माकीना की यादों को याद करता है जिससे टाकाहाशी उसे बाहर निकालती है और पूछती है क्या वो ठीक है। वाल्टो रियलिटी में वापस आता है और कहता है कि यहाँ खड़े रहने से कुछ नहीं होने वाला। टाकाहाशी ड्रोन हैक करने का
प्लान बनाती है ताकि वो देख सके कि यहाँ क्या हुआ था, क्योंकि न्यूज में बता रहे हैं कि यहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था। फिर टाकाहाशी डिलीवरी ड्रोन को हैक करके उनकी कैमरे रिकॉर्डिंग देख के पता लगाती है कि मार्कस माकिना को ले गया है, जिसमें उसकी सेक्रेटरी ने उसका साथ दिया था और वो उसे सिटी के रिएक्टर में ले गए हैं जो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। इसका मतलब मार्कस माकिना की सोल को रिएक्टर फ्यूल बनाने वाला है। ये सब जान के वाल्टो गुस्से में मार्कस को निपटाने जाने लगता है, क्योंकि मार्कस ने उसके माल को हाथ जो लगाया है, लेकिन टाकाहाशी उसे रोकती और समझाती है कि रिएक्टर एक ऐसी जगह है जहां बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होती है और वो अकेले वहां जाके मरेगा, इसलिए उसे किसी और की हेल्प की जरूरत है। और वाल्टो को भी टाकाहाशी की ये बात सही लगती है, इसलिए वो हेल्प मांगने कहाँ जाता है, अपने पुराने दुश्मन ग्राहम के पास, जो भिखारी की तरह बैठा हुआ है जैसे उसका अभी अभी बहुत पुराना ब्रेकअप हुआ हो। वाल्टो उसके सामने घुटनों में बैठ के रिक्वेस्ट करता है, मालिक मैं हूँ एक डीमन लॉर्ड, लेकिन मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। लेकिन ग्राहम बहुत बड़ा वाला है और हेल्प करने से मना कर देता है, क्योंकि वो दोनों कट्टर दुश्मन जो हैं, वैसे भी एक डीमन को बचाने का काम हीरो का नहीं है, डीमन लॉर्ड जाए ना। लेकिन तब भी वो वाल्टो की बात सुनता है। वाल्टो बताता है कि मार्कस का प्लान कितना घटिया है और माकिना की जान बचाने के लिए उसकी हेल्प की उसे जरूरत है। ग्राहम को याद आता है कि उसकी फैमिली और बहुत से ह्यूमन को डीमन ने कैसे मारा था, लेकिन वो लास्ट में हेल्प करने के लिए मान ही जाता है, क्योंकि वो बहुत अच्छा जो है, इसलिए तो वो हीरो बना। लेकिन साफ साफ वाल्टो से बोलता है, सुन बे, मैं तेरी हेल्प नहीं कर रहा बल्कि जस्टिस के लिए ये सब कर रहा हूँ। फिर टाकाहाशी एक हिडन एंट्रेंस बताती है जो उन दोनों को रिएक्टर तक ले जाएगा बिना रिस्ट्रिक्टेड एरिया को पार किए। ग्राहम अपने यूनिक स्पेल ऑटो मैपिंग का यूज करता है ताकि मेज का एक डिटेल मैप बन सके, लेकिन ये देख के वाल्टो गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो डंजन को बनाता था जिसमें बहुत टाइम लगता था और ग्राहम इस मैजिक से सब ट्रैप के बारे में पता लगा लेता था, जो एक चीटिंग है। मान लो आप फूल लगाओ और उसको कोई और तोड़ ले, ये बात मैं फूल के लिए नहीं बोल रहा, पर ग्राहम कहता है कि ट्रैप और ट्रे के चक्कर में पढ़ना उसका स्टाइल नहीं था, उसका गोल सिर्फ जल्दी से डंजन क्लियर करना था बस। टाकाहाशी दोनों को डांटती है और मिशन पे फोकस करने के लिए कहती है। ग्राहम अपना मैप कंप्लीट करता है और दोनों मेज के अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद एम्बिएंट ईथर डांस होने लगता है और दोनों का टाकाहाशी के साथ कम्युनिकेशन टूट जाता है। लेकिन टाकाहाशी वाल्टो को कहती है कि अगर उसका काम टाइम पे कंप्लीट नहीं होता है तो उन्हें एनिमी फोर्सेस को डिस्ट्रैक्ट करना होगा। रिएक्टर के करीब आते ही ग्राहम नोटिस करता है कि वाल्टो पुराने वाल्टो से काफी अलग है। पुराना वाल्टो किसी के लिए भी दयालु नहीं था। पुराना वाल्टो कभी अपने दुश्मन के सामने अपना सर नहीं झुकाता। ग्राहम वाल्टो से कहता है अगर वो ऐसा ही दयालु अपने प्राइम टाइम पे होता, मतलब 500 साल पहले, तो उनके बीच की हिस्ट्री अलग होती, मतलब कौन फाइट जीतता वो पक्का नहीं होता। लेकिन इन सब बातों में वाल्टो ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसका पूरा फोकस तो माकिना को बचाने के बारे में सोच रहा था। फिर जब लेफ्ट का दरवाजा खोलता है तो अंदर वाल्टो और ग्राहम को मार्कस की हॉट सेक्रेटरी मिलती है, जो उन दोनों का लेने का इंतजार कर रही थी। अरे मतलब उनका इंतजार कर रही थी फाइट करने के लिए, क्योंकि मार्कस ने ऑलरेडी अंदाजा लगा लिया था कि वाल्टो यहाँ जरूर आएगा। मार्कस ने माकिना को रिएक्टर के कोर के पास बांधा हुआ है और वो बड़े मजे से अपनी पुरानी कॉमरेड को खत्म करने के लिए तैयार है। जब वाल्टो दोबारा रिकॉइल हुआ तब मार्कस ने उसके आसपास के लोगों की रिसर्च शुरू की और इसी रिसर्च से मार्कस को पता चला कि माकिना वाल्टो की बंदी है और अभी तक जिंदा है और शहर में छुपी हुई है और उसी ने वाल्टो को रिकॉइल किया है। फिर मार्कस माकिना को बताता है कि वो दोनों कहाँ हैं। इस जगह को इमॉर्टल फर्नेंस कहते हैं, जहाँ अमर लोगों की आत्मा को फ्यूल की तरह जलाकर ईथर जनरेट किया जाता है जो शहर को चलाता है। माकिना पहले मार्कस की ये बात सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसके 2 सबऑर्डिनेट अभी भी मिसिंग है। मार्कस कंफर्म करता है कि उन दोनों नल्ले निब्बा निब्बी को उसने फर्नेंस में डाल दिया फ्यूल बनाने के लिए। ये सुनकर माकिना का पारा हाई हो जाता है और वो गुस्से में अपना फायर अटैक करती है, लेकिन मार्कस अपनी शील्ड के पीछे छुपकर बच जाता है और ताना मारते हुए अपने पुराने कॉमरेड जैसे जैनो के बारे में बात करता है और कहता है जैनो वो पहला इमॉर्टल था जिसे फर्नेंस में डाला गया था। और मार्कस उसकी चीखों को इतना एंजॉय करता है कि उसने उन्हें रिकॉर्ड करके मिक्स टेप बना दिया और नल्ली माकिना को अब समझ आता है उसके लगने वाले हैं, मतलब मार्कस का नेक्स्ट टारगेट वो खुद है। और मार्कस कहता है मुझे अब तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि फर्नेंस के लास्ट इमॉर्टल की सोल ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है और मार्कस के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर इस फर्नेंस के बारे में पब्लिक को पता चला तो इमॉर्टल राइट जैसे मसले उठ जाएंगे जो मार्कस को पसंद नहीं है। इसी
बीच मार्कस की सेक्रेटरी वेल्टो और ग्राहम के सामने खड़ी है। उसका काम था मार्कस के लिए वक्त बढ़ाना ताकि वो अपना इविल काम पूरा कर सके और माकिना को फर्नेस में डाल दे। सेक्रेटरी वेल्टो का मजाक उड़ाती है लेकिन वो ग्राहम को पहचान जाती है और ये देख के वो हैरान हो जाती है। प्रेजेंट में ग्राहम के बारे में डाटाबेस में लिखा हुआ है इसलिए वो उसको पहचान गई, लेकिन वो हैरान है कि एक हीरो डीमन लॉर्ड की हेल्प क्यों कर रहा है। बताओ कैसा कलयुग आ गया है। फिर ग्राहम वेल्टो से कहता है कि वो आगे जाए और माकिना को बचाए जो उसकी आइटम गर्लफ्रेंड है, इनडायरेक्टली तो है, जबकि वो सेक्रेटरी को रोक के रखेगा। फिर उन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है और सेक्रेटरी की स्पीड काफी अच्छी है लेकिन ग्राहम अपने एक्सपीरियंस की वजह से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन सेक्रेटरी को ये पसंद नहीं आता और वो अपने जीरो बेस गियर एक्टिवेट करती है। एक चमकदार रोशनी के साथ उसका नया मैग्नियो गियर सामने आता है जो न सिर्फ मॉडर्न है बल्कि इसकी हेल्प से वो और फास्ट और पावरफुल भी हो गई है। ग्राहम इस नए आर्मर के सामना करता है लेकिन सेक्रेटरी की अटैक की स्पीड के आगे वो थोड़ा ढीला पड़ जाता। तो सेक्रेटरी ग्राहम का मजाक उड़ाती है कि उसका आर्मर और तलवार आउटडेटेड और पुरानी हो चुके हैं, लेकिन ग्राहम कहता है कि ओ मैडम, जीत मॉडर्न इक्विपमेंट से नहीं होती बल्कि एक्सपीरियंस और विल पावर से होती है जो तुम्हारे पास नहीं है। भाग इधर से। ग्राहम सेक्रेटरी के अटैक पैटर्न को समझने लगता है और उसका काउंटर करना शुरू कर देता है। जब सेक्रेटरी लाइटनिंग स्पीड अटैक करती है तो ग्राहम उसका ब्लेड लॉक करके एक अर्थ स्पेल कास्ट करता है जिससे सेक्रेटरी रुक जाती है और ग्राहम के नेक्स्ट आइस स्पेल से सेक्रेटरी टेम्पररी जम जाती है। फिर ग्राहम एक पावरफुल फायर बॉल अटैक पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायर करता है। फायर बॉल बहुत स्ट्रॉन्ग था लेकिन सेक्रेटरी को अपने आर्मर की वजह से ज्यादा कुछ नहीं होता, उल्टा वो और गुस्सा हो जाती है और वो ग्राहम पर लगातार अटैक करने लगती है। ग्राहम उसके अटैक को ब्लॉक करके एक स्लैश अटैक करता है लेकिन सेक्रेटरी का आर्मर फिर उसे बचा लेता है और सेक्रेटरी कहती है कि वो हार नहीं मानेगी, लेकिन ग्राहम उसे याद दिलाता है कि वो एक हीरो है जो अपने 500 साल के एक्सपीरियंस के साथ फाइट कर रहा है, इसलिए वो जीत के ही रहेगा। सेक्रेटरी अपना फुल माना एक ब्लेड लाइटनिंग स्ट्राइक में डालती है लेकिन ग्राहम अपनी तलवार के अंदर छुपी हुई पावर का इस्तेमाल करता है। उसकी तलवार जो एक टाइम पे एक्स शॉट कहलाती थी, शॉट दोबारा अपनी पावर पाती है। तलवार के अंदर की आत्मा ग्राहम की नोबल इंटेंशन को कंफर्म करती है और ग्राहम एक अल्टीमेट टेक्निक यूज करता है। सेक्रेटरी के मॉडर्न गियर के बावजूद ग्राहम का अटैक इतना पावरफुल होता है कि सेक्रेटरी का पूरा मैग्नियो गियर डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसी अटैक से ग्राहम ने 500 साल पहले अपने हीरो मतलब वेल्टो को मारा था। सेक्रेटरी अब इंजर्ड और कमजोर होने की वजह से हार मान लेती है लेकिन वो ग्राहम से पूछती है कि वो कैसे जीत गया, तो ग्राहम उसे बताता है कि जीत का असली राज है एक्सपीरियंस और डिटर्मिनेशन। सेक्रेटरी का प्लान था मार्कस को सपोर्ट करना लेकिन अब वो ग्राहम के हाथों हार चुकी है। ग्राहम कहता है कि वो सेक्रेटरी को नहीं मारेगा क्योंकि अब उसके लिए वो कोई खतरा नहीं है और वो पहले भी नल्ली थी अभी भी नल्ली ही है, लेकिन वो मानता है कि सेक्रेटरी स्ट्रांग है क्योंकि वो उससे फाइट करके ये पता लगा चुका है। सेक्रेटरी बताती है कि मार्कस उससे ज्यादा पावरफुल है तो वेल्टो की पैंट पीली होने वाली है, लेकिन ग्राहम को पता है वेल्टो के पास एक सीक्रेट है जिसके बारे में ग्राहम को वेल्टो के साथ फाइट करने पर ही पता चला था और इसी वजह से वेल्टो का मार्कस से जीतना पक्का है। लेकिन जब ग्राहम और सेक्रेटरी बात कर रहे थे तभी उन पर मैजिक बुलेट की बारिश होती है। ग्राहम एक शील्ड बना के दोनों को बचा लेता है। सेक्रेटरी को भी पता चलता है कि जो मैका रोबोट आए हैं वो से भी मारने को तैयार है, लेकिन ग्राहम सेक्रेटरी को प्रोटेक्ट करता है और कहता है कि वो एक हीरो है और किसी इंजर्ड औरत को मरता छोड़ नहीं सकता, नहीं तो वो एक विलन कहलाने लगेगा। फिर सीन मार्कस पे आता है जो रिएक्टर कोर के नीचे माकिना को गले से पकड़े रखा था और अपना प्रवचन खत्म करता है। फिर उसने माकिना को फर्नेस में डाल दिया ताकि उसकी आत्मा जल के खत्म हो जाए, लेकिन जब माकिना नीचे गिर रही थी तो माकिना के जहन में बस एक ही चीज चल रही थी कि वो फिर कभी वेल्टो के साथ खड़ी नहीं हो पाएगी। जैसे ही वो फर्नेस में गिरती है अचानक एक काला धुआं उसे नीचे से उठाता है और माकिना को अपने साथ वापस प्लेटफॉर्म पर ले आता है। माकिना अपनी आंखें जब खोलती है तो वो समझती है कि वेल्टो उसके ऊपर खड़ा है और कह रहा है कि वो उसे वहां बचाने आया है। फिर वेल्टो मार्कस को देखता है और मार्कस उसके यहाँ आने से थोड़ा परेशान होता है, लेकिन वो सोचता है कि थोड़े टाइम के लिए वो फालतू बातें करते हैं, लेकिन वेल्टो को ये छोटी मोटी फालतू बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो सिर्फ मार्कस से पूछता
पूछता है क्या उसके पास कोई अच्छा रीजन है माकीना को मारने का और इतने सारे इमॉर्टल आत्माओं को जला के फ्यूल बनाने का। तो मार्कस गर्व से कहता है कि वो अपने एक्शन का कोई जस्टिफिकेशन नहीं देगा। तो वेल्टो एक सवाल और पूछता है क्या मार्कस फिर से अपनी वफादारी दिखाएगा और उसके साथ काम करेगा। तो मार्कस बिना रुके जवाब देता है कभी नहीं, नल्ले और कमजोर डीमन लॉर्ड भाग इधर से हट। तो वेल्टो के लिए ये सुनना ही काफी होता है। वो अपनी डीमन सॉर्ड को बुलाता है और कहता है आज मैं तुम्हारी इमॉर्टल लाइफ खत्म कर दूंगा। मार्कस को ये धमकी बेकार लगती है। वो अपनी ब्लड स्पेयर स्पेल कास्ट करता है जो वेल्टो बहुत आसानी से डॉज कर लेता है, लेकिन मार्कस स्पीयर को ब्लास्ट कर देता है जिससे वेल्टो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। और उसके बाद मार्कस अपनी ब्लड सॉर्ड निकालता है ताकि वो क्लोज रेंज में लड़ सके, लेकिन वेल्टो को ब्लास्ट से कुछ नहीं होता। वो मार्कस पर उल्टा अटैक करने आ जाता है। मार्कस को ये देखकर समझ आता है कि वेल्टो ने अपनी स्ट्रेंथनिंग मैजिक को पहले से ही कास्ट कर लिया था। तो अब मार्कस वेल्टो को थोड़ा इंटेलिजेंट तो मानने लगता है और कहता है वेल्टो तुमने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि मार्कस पहले से कास्ट हुए मैजिक को अपने फैमिलिया से कैंसिल नहीं कर सकता। लेकिन वेल्टो के स्ट्रेंथनिंग मैजिक के बावजूद मार्कस अब भी उससे फिजिकली पावरफुल है और वेल्टो भैया अभी भी नल्ले ही हैं। वेल्टो गिर के अपने हाथ और घुटनों पर आता है, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं होता और कहता है कि वो मार्कस को उसके इमॉर्टल क्राइम की सजा दे के रहेगा। मार्कस वेल्टो के मजे लेते हुए बोलता है तुम्हें लगता है तुम मुझे हराने के लायक हो, नल्ले और कमजोर राजा, हट इधर से। तो ये सुन के वेल्टो ने अपने दिमाग में पूरा यकीन बना लिया था कि वो मार्कस को हरा सकता है और उसके जहन में कोई डाउट नहीं होता हारने का। लेकिन मार्कस सिर्फ हंस के बोलता है तुम्हें लगता है तुम मुझे हराने के लायक हो सपने में। मार्कस बीच कन्वर्सेशन के दौरान अपने मूवमेंट में तेजी बढ़ाता है और वेल्टो को पीछे से मारने की कोशिश करता है। वेल्टो समझ जाता है अटैक कहां से होने वाला है, तो वो अपनी शॉट को मार्कस की नेक के पास ले जाता है ताकि मार्कस के फैमिलिया को डिस्ट्रॉय कर सके। लेकिन मार्कस को पता था वेल्टो ऐसा ही करेगा, तो वो लास्ट सेकंड में वेल्टो की शॉट को ऊपर करता है जिससे शॉट सिर्फ उसका सर काट पाती है। लेकिन इससे भी मार्कस मरता नहीं और वो फिर से अपने सर को रिजनरेट कर लेता और कहता है मैं जानता था तुम मेरे फैमिलिया को टारगेट करने वाले हो राजा। वेल्टो को समझ में आ जाता है कि मार्कस किसी भी तरीके से अपने फैमिलिया को डिस्ट्रॉय करने नहीं देगा और फिर मार्कस अपने फैमिलिया स्पेल के थ्रू अपनी पावर दिखाता है और ब्लड बॉम्ब का यूज करता है और वेल्टो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वेल्टो को कुछ नहीं होता। फिर मार्कस वेल्टो के ऊपर बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है जिससे नल्ले वेल्टो के दोनों हाथ कट जाते हैं, जिसके बाद वेल्टो बहुत गुस्सा हो जाता है और मार्कस को बताने को रेडी होता है कि असली पापा कौन है, मतलब वो डीमन लॉर्ड क्यों है। वेल्टो अपने सेकंड फॉर्म में आने लगता है जिसको देख के मार्कस की फटके चौराहा हो चुकी है। फिर सीन टाकाहाशी पर आता है जो अपने हैकरगिरी दिखा के सभी न्यूज और सभी चैनल को हैक करके उसमें वेल्टो की यूट्यूब वीडियो चला देती है जो पूरी सिटी देखने लगती है। वेल्टो ने ही टाकाहाशी से कहा था उसको और ज्यादा पावर की जरूरत है, तो जितने लोगों से जानेंगे उतना वेल्टो स्ट्रांग होगा और टाकाहाशी ने वेल्टो का ये काम पूरा कर लिया और अब सब वेल्टो के ऊपर है कि वो माकीना को बचा पाता है या उसे मरने देता है। फिर सीन वेल्टो पे आता है जो अपनी सेकंड स्टेज पे आ गया था जिसमें वो बहुत पावरफुल ड्रैगन बन जाता है, जिसको देख के मार्कस की फट जाती है क्योंकि इस स्टेज के बारे में सिर्फ ग्राहम को पता है और किसी को नहीं। और अब मार्कस को समझ आ जाता है वेल्टो उसका पापा है। मार्कस वेल्टो को मारने के लिए स्पेल कास्ट करता है, लेकिन वेल्टो अपने सेकंड स्टेज में बहुत स्ट्रांग हो गया है और बिना फैमिलिया के फैमिलिया वाले सभी काम कर सकता है, इसलिए वो मार्कस की स्पेल कास्ट होने से पहले उसे कैंसिल कर देता है जैसे कभी मार्कस ने उसके साथ किया था। फिर वेल्टो मार्कस को कभी काट डालता है तो कभी जमा देता है तो कभी आग में जला देता है, जिसके बाद वेल्टो अपने ड्रैगन फॉर्म में एक मेथड का इस्तेमाल करता है जिसमें वो मार्कस के अंदर इल्यूजन डालता है। मार्कस समझ जाता है कि ये सब सच नहीं है, लेकिन वेल्टो कहता है कि ये सब कुछ सिर्फ इल्यूजन है। मार्कस को समझ आ जाता है कि वेल्टो ने उसके एडवांस फैमिलिया को हैक कर लिया है और अब जाके मार्कस को समझ आने लगता है कि वो मरने वाला है, इसलिए वो डर से कपकपाने लगता है और वेल्टो से कहता है पापा मुझे जिंदा रहना है और मैं आपके साथ फिर से काम करने को रेडी हूँ, प्लीज मुझे मत मारो। लेकिन वेल्टो उसकी बात को नहीं सुनता और कहता है मैं किसी को भी थर्ड चांस नहीं देता, हट नल्ला कहीं का। और मार्कस को अपनी स्वॉर्ड में डाल के फर्नांस के ऊपर लाता है फ्यूल बनाने के लिए, लेकिन मार्कस है तो दिमाग से कमजोर ही ना, इसलिए वो मरते मरते भी अपना लास्ट अटैक करता है, लेकिन इससे भी वेल्टो को घंटा फर्क नहीं पड़ता। फिर वेल्टो मार्कस को तलवार से धक्का देके फर्नांस के अंदर डाल के खत्म कर देता है, जिससे सिटी को कुछ टाइम के लिए फ्यूल की जरूरत नहीं होगी। फिर वेल्टो नॉर्मल हो जाता है और माकीना से पूछता है
मेरे ड्रैगन फॉर्म से तुम डर तो नहीं गई ना? डरने की बात नहीं है, ड्रैगन फॉर्म में मेरा ड्रैगन जितना हो जाता है। और जब से वेल्टो कमजोर हुआ है किसी ह्यूमन की जैसे, तो उसको समझ आया है कि जीना किसे कहते हैं। तो वो माकिना के पास जाता है और उससे कहता है, माकिना मैं सच में दिमाग से कमजोर ही हूँ, मेरे सामने एक आइटम लड़की थी जिसको मैंने कभी देखा ही नहीं। और फाइनली 7th एपिसोड में माकिना को प्रपोज करता है और प्रपोजल माकिना एक्सेप्ट भी कर लेती है, लेकिन तब भी वेल्टो को बाबू नहीं मास्टर बोलती है। फिर सीन एक पीले बालों वाली लड़की पर आता है जो स्कूल विंडो के पास बैठी है और ये लड़की अपनी करंट लाइफ से बोर हो गई है। वो अपनी क्लास की 2 लड़कियों को देखती है और वो दोनों लड़कियां पीलो वाली लड़की को लूजर और नल्ला कहना शुरू कर देती हैं। फिर तभी क्लास में उनकी टीचर आती है और बताती है आज उनकी क्लास में कुछ नए ट्रांसफर स्टूडेंट ज्वाइन हो रहे हैं। जब पहला एक्सचेंज स्टूडेंट अपना इंट्रो देता है तो हम देखते हैं कि वो वेल्टो भैया हैं जो अपना नाम प्राउडली बताते हैं और कहते हैं कि वो शहर पर अपना निशान छोड़ने आए हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि वेल्टो यहाँ कैसे पहुंचा, तो मार्कस के इंसिडेंट के बाद वेल्टो और माकिना की जिंदगी वापस नॉर्मल हो गई थी। वेल्टो अपनी स्ट्रीमिंग करियर को कंटिन्यू करता है और माकिना पूरे वक्त दूसरे कमरे से उसको चेयर करती है। नल्लो वाले काम है और कुछ नहीं। और जब वेल्टो गेम जीत जाता है वो अपने व्यूअर का मजाक उड़ाता है क्योंकि उन्होंने कहा था कि वेल्टो कभी जीत नहीं पाएगा, जबकि उसे 3 दिन लग गए थे एक 10 घंटे के गेम को कंप्लीट करने में। अगर वो इमॉर्टल नहीं होता तो शायद वो स्लीपिंग डेप्रिविएशन से मर गया होता। वेल्टो अपने व्यूअर को बाय बोलता है और स्ट्रीम खत्म करता है। जब स्ट्रीम खत्म हो जाती है माकिना वेल्टो के कमरे में आती है और उसे गेम कंप्लीट करने पर बधाई देती है। फिर वो कहती है कि वो चाहती है कि वेल्टो कम से कम 24 घंटे में एक बार ब्रेक ले ले, क्योंकि पिछले 3 दिन से उसने वेल्टो के साथ प्राइवेट टाइम नहीं बिताया। वेल्टो माफी मांगता और कहता है कि अगले दिन से वो उसे प्राइवेट क्वालिटी टाइम देगा। और अब माकिना और वेल्टो अपने पुराने अपार्टमेंट में नहीं रहते, इसलिए क्योंकि वेल्टो का चैनल अच्छा चल रहा है। ऐसे में माकिना वेल्टो से पूछती है कि क्या वो अपने 3 मिलियन सब्सक्राइबर के माइलस्टोन पर सुशी खाना चाहेगा। वेल्टो उसकी बात को अप्रिशिएट करता है, लेकिन कहता है कि 3 मिलियन सब्सक्राइबर जैसी छोटी चीजों के लिए सेलिब्रेट करना जरूरी नहीं है, क्योंकि असली माइलस्टोन तो ये है कि अब वो अपने डार्क शॉट का सेकंड फॉर्म को आसानी से यूज कर सकता है। लेकिन माकिना फिर से दोबारा सुशी खाने के बारे में पूछती है। वेल्टो थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन वो माकिना की इस बात को फिर से इग्नोर मार देता है और अपने शॉट के सेकंड फॉर्म के बारे में बात करने लगता है। वैसे भी उसे अब इस फॉर्म का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये मेनली इमॉर्टल को मारने के लिए होता है। अब जब मार्कस का काम हो गया है, वेल्टो सोचता है कि उन दोनों को बाकी इमॉर्टल को ढूंढना चाहिए, जिसमें से रैलिन, सुएल और मे अभी तक मिसिंग है। और अगर मार्कस उन सबको मार देता तो वो अपने आप को और पावरफुल जरूर करता है। इसलिए वेल्टो को लगता है कि वो सभी लोग अभी भी कहीं जिंदा हैं। पर वेल्टो माकिना से पूछता है क्या माकिना उसकी मदद करने के लिए तैयार है, और माकिना पूरी वफादारी के साथ कह देती है वो पूरी कोशिश करेगी बचे हुए जनरल को ढूंढने में। आगे वेल्टो याद करता है कि एक वक्त पे उसने डार्क पियर्स रिकॉर्ड बनाया था, जिसमें डार्क पियर्स की सभी माना सिग्नेचर थी, ताकि वो उनकी लोकेशन और एक्टिविटी ट्रैक कर सके। वेल्टो माकिना से पूछता है कि वो रिकॉर्ड कहाँ गए। माकिना बताती है रिकॉर्ड काफी वक्त पहले खो गए हैं, इसलिए जनरल को ढूंढना काफी मुश्किल होगा मास्टर। और ये सुन के भी वेल्टो का डिटर्मिनेशन कम नहीं होता और वो किसी भी तरीके से अपने डार्क पियर्स को ढूंढना चाहता है। तभी उन दोनों को डोरवेल की आवाज आती है और वो जाकर देखते हैं कि टाकाहाशी उनके दरवाजे पर खड़ी हुई है। वेल्टो को थोड़ा सरप्राइज होता है, क्योंकि टाकाहाशी ने कभी नहीं बताया था कि वो एक स्कूल स्टूडेंट है। वेल्टो से पूछता है कि क्या इतना डेंजरस और इलीगल काम करना ठीक है जब अभी भी वो एक स्टूडेंट है। टाकाहाशी फुल चौड़ में कहती है जब तक पकड़े ना जाएं तब तक इलीगल काम करने में कोई गलत बात नहीं है। फिर वो वेल्टो को कांग्रेचुलेट करती है उसकी जीत पर और कहती है कि 3 दिन तक स्ट्रीम करने से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये सुन के वेल्टो थोड़ा परेशान हो जाता है कि शायद उसके व्यूअर को इतनी लंबी स्ट्रीमिंग पसंद नहीं आई होगी, लेकिन टाकाहाशी उसे बताते हैं कि लंबी स्ट्रीम यूजुअली बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह चलती है, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर वो पूछती है कि वेल्टो नेक्स्ट किस गेम को स्ट्रीम
स्ट्रीम करने का प्लान बना रहा है। और ये सुन के वहाँ सन्नाटा मच जाता है क्योंकि वेल्टो अगले कुछ दिन तक स्ट्रीम करने के बारे में नहीं सोच रहा। तो टाकाहाशी को लगता है कि वेल्टो और माकिना उससे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो उन दोनों से पूछती है कि वो क्या सीक्रेट है। वेल्टो फाइनली उससे अपने मिशन के बारे में बताता है जिसमें वो एक पुराने मैजिकल गैजेट डार्क पियर्स रिकॉर्ड ढूंढना चाहता है। टाकाहाशी एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि वो इसे ढूंढने में उन लोगों की मदद कर सकती है। अपनी हैकिंग स्किल से वो इंटरनेट पे सर्च करती है और जल्दी ही आकिहाबारा सिटी में डार्क पियर्स रिकॉर्ड का पता लगा लेती है। आकिहाबारा एक सैटेलाइट सिटी है शिंजुकू की, जहां दुनिया का सबसे प्रेस्टिजियस मैजिक एकेडमी है LEL स्कूल के नीचे एक ट्रेजर वॉल्ट है जो 500 साल से सील है। और ये स्कूल तभी बना था जब रिकॉर्ड मिसिंग हो गए थे। तो वेल्टो को लगता है कि रिकॉर्ड वॉल्ट के अंदर ही है। माकिना पूछती है कि क्या वो फोर्स के साथ वॉल्ट में घुसने का प्लान बनाएंगे, लेकिन टाकाहाशी कहती है कि ये प्लान ज्यादा तूफानी और ध्यान खींचने वाला है, तो हमें किसी और आइडिया के बारे में सोचना होगा। तो वेल्टो एक आइडिया देता है कि वो स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं। सिंपल। टाकाहाशी को ये आइडिया बहुत पसंद आता है और वो मान जाती है और नकली डॉक्यूमेंट बनाने का ऑफर देती है। वेल्टो कहता है कि वो अगले दिन से स्कूल जाएंगे। फिर वो लोग एक बस से आकिहाबारा आ जाते हैं। जब वो आकिहाबारा पहुंचते हैं तो वेल्टो को इमिग्रेशन गेट पर रोबोट रोक लेते हैं जो उसकी आईडी पूछते हैं। वेल्टो थोड़ा गुस्सा हो जाता है कि रोबोट को उसके 3 मिलियन सब्सक्राइबर के बारे में पता नहीं है क्या, जो वो उसकी आइडेंटिटी के बारे में पूछ रही है। तो टाकाहाशी वेल्टो को संभालती है और रोबोट को वो आइडेंटिफिकेशन दिखाकर वेल्टो को वहां से खींच लेती है। स्कूल के अंदर वेल्टो को नॉस्टैल्जिया फील होता है क्योंकि ये शहर पुराने जमाने के अल्त से मिलता है। टाकाहाशी बताते हैं कि एडवांस मैजिकल प्रोस्टेटिक की वजह से लोग अपनी पूरी बॉडी रिप्लेस कर सकते हैं। वेल्टो थोड़ा कंफ्यूज होता है लेकिन वो समझता है कि ऐसे इनक्रेडिबल टेक्नोलॉजी उसके टाइम में सोचा भी नहीं जा सकता था। स्कूल के अंदर जाकर वो ट्रोट मैजिकल एकेडमी की प्रिंसिपल से मिलते हैं। ट्रोट एक इम्पोर्टेंट फिगर है जो आकिहाबारा सिटी के एक बड़े हाउस गियोल हाउस की लीडर है। टाकाहाशी अपने नकली डॉक्यूमेंट दिखाती है लेकिन जब वेल्टो अपना नाम बताता है तो ट्रोट बिना किसी सवाल के उन्हें स्कूल में एडमिशन दे देती है। कैसी है ये? ट्रोट वेल्टो से पूछती है कि वो स्कूल क्यों आया है। वेल्टो सीधा जवाब देता है कि वो स्कूल के नीचे के ट्रेजर वॉल्ट को देखना चाहता है और ट्रोट को समझ में आ जाता है कि वेल्टो को ट्रेजर वॉल्ट के बारे में पता है और वो कहती है कि वॉल्ट ओपन करने के लिए उन्हें गियोल, शरफड और रिनार्ड की गैललस मतलब तीनों बड़े हाउस से वॉल्ट को ओपन करने की कीज चाहिए होंगी। ट्रोट के पास गियोल ब्लेड है लेकिन सरफड, क्राउन और रिनार्ड्स ऑर्ब काफी मुश्किल है। वेल्टो को लगता है कि ये मिशन काफी मुश्किल होगा लेकिन वो अब सब मुश्किल को हैंडल करने को रेडी हो जाता है। जैसे ही वो अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट करते हैं मिस माग उनकी न्यू होमरूम टीचर उन्हें क्लास में ले जा लेती हैं। मिस माग बताती हैं कि ये स्कूल ट्रेडिशनल मैजिक स्टडीज पे फोकस करता है और किसी भी स्टूडेंट को फैमिली या स्कूल में नहीं पहनने दिया जाता। वेल्टो को ये पॉलिसी बहुत पसंद आती है क्योंकि फैमिलिया के बिना मैजिक सीखना बहुत जरूरी है। फिर वो तीनों बारी बारी अपना इंट्रो देते हैं जिसके बाद मिस मैग वेल्टो को अपना मैजिकल पावर को मेजर करने के लिए बुलाती है। वेल्टो कहता है कि उसकी मैजिकल पावर से क्रिस्टल टूट सकता है मैम, लेकिन मिस मैग सोचती है कि वेल्टो झूठ बोल रहा है, बच्चा है ना इसलिए। लेकिन जैसे ही वेल्टो अपना मैजिक टेस्ट करता है क्रिस्टल सच में टूट जाता है जिसको देख के सब हैरान हो जाते हैं। फिर सीन ग्राहम पर आता है जो सिटी में कुछ ढूंढ रहा होता है। मार्कस के इंसिडेंट के बाद वो सेक्रेटरी के साथ मिलकर अपनी गॉडेस को ढूंढने में मदद मांगता है। मैग ने क्रिस्टल टूटने के बाद ऐसे रिएक्ट किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो, टिपिकल गर्लफ्रेंड वाली बात, और अपनी क्लास कंटिन्यू करने का फैसला किया और अपने लेक्चर में सोल चेंजिंग के डेंजर के बारे में पढ़ाने लगी। लेकिन तभी उसने देखा कि वेल्टो बस एक अजीब सी स्माइल के साथ उसे देख रहा है बिना कोई नोट्स बनाए। तो मैग ने गुस्से में वेल्टो से पूछा, तुम कुछ क्यों नहीं लिख रहे हो? तो वेल्टो ने शांति से बोला, अरे चिंता मत करो मैम, मुझे सब याद रह जाता है, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैंने आइंस्टाइन को पढ़ाया था। मैग को लगता है ये तो इम्पॉसिबल है, एक दिन में कोई पूरा टॉपिक कैसे याद कर सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पर टेस्ट लेने के लिए मैग ने एक सालों पहले इंसिडेंट के बारे में पूछा, लेकिन उसके क्वेश्चन कंप्लीट होने से पहले ही वेल्टो समझ गया कि वो रेल रोड इंसिडेंट के बारे में बात कर रही है। तो वेल्टो ने तुरंत रिप्लाई दिया, हाँ तब एक रॉयल कोर्ट मेज रेल रोड एक हीरो की सोल अपनी बॉडी में चैनल करने का एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिसमें वो फेल हो गया और बहुत डिटेल में पूरे इंसिडेंट को बताने लगता है, जिसको सुन के मैग
मैक को समझ आ गया है कि वेल्टो सच में सब कुछ याद करके आया है, लेकिन जिस तरीके से वेल्टो वो स्टोरी एक्सप्लेन कर रहा है ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी आंखों के सामने ये सब देखा हो। वेल्टो की बातों में पीले बालों वाली लड़की भी इंटरेस्ट लेने लगती है जिसका नाम है हिजुकी, लेकिन वो वेल्टो जैसे अजीब लोगों से दूर रहना ही पसंद करती है। पर कुछ टाइम बाद हिजुकी अकेले बैठी थी लंच टाइम पे जब एल्बर्ट उसके पास आया और उसका मजाक उड़ाने लगा। एल्बर्ट ने उसका और उसकी फैमिली का मजाक उड़ाते हुए बोला, तू एक काला धब्बा है रेनार फैमिली के लिए, तेरे बाप एक फेलियर और तेरी माँ जो एल्फ है उसने तेरे जैसी नल्ली को पैदा किया है। और ये सब सुन के हिजुकी के सिस्टम क्रैक हो जाता है, मतलब वो बहुत गुस्से में आ जाती है और हाथ मार के कहती है, मेरी मम्मी पापा के बारे में कुछ मत बोलना नल्ले गधे कहीं के, भाग इधर से। लेकिन एल्बर्ट नहीं मानता और फिर से हिजुकी का मजाक उड़ाने लगता है। तभी वहां हमारा हीरो कम डीमन लॉर्ड वेल्टो की एंट्री होती है जो एल्बर्ट को चुप होने को बोलता है। वेल्टो जो शांति से उड़न खा रहा था काफी इरिटेट हो जाता है एल्बर्ट की बात सुन के और एल्बर्ट से कहता है, नल्ले जितने टाइम तू ये सब बोलने में वेस्ट कर रहा है उतने टाइम में तू मेरी यूट्यूब लाइव स्ट्रीम देख ले जिसमें मेरा थोड़ा पैसा बन जाएगा नल्ले, और अब अबल्ला नारी को परेशान करना बंद कर। तो एल्बर्ट कहता है कि वो स्ट्रीम नहीं देखता, लेकिन वेल्टो एल्बर्ट को उसके दादा परदादा की स्टोरी बताने लगता है और बोलता है, तेरा दादा मेरे साथ फाइट में डर के मारे पैंट पीली और गीली करके भाग गया था और तू और तेरा पूर्वज दोनों नल्ले ही हैं। और ये सब सुनकर एल्बर्ट का गुस्सा और बढ़ गया और उसने वेल्टो को डुअल के लिए चैलेंज कर दिया। और ये देख के हिजुकी डर जाती है क्योंकि ये सब उसी की वजह से जो हो रहा है, जबकि उसने वेल्टो से हेल्प भी नहीं मांगी थी। बाबू भैया ने सही कहा था, लड़की का चक्कर मतलब मौत से टक्कर। फिर सीन स्कूल के स्टेडियम पर आता है जहाँ फाइट होने वाली थी और फाइट की जज हमारी मैडम मैग है और वो बोलते हैं कि बच्चों लंच ब्रेक खत्म होने वाला है तो अपनी फाइट जल्दी निपटा लो, मेरे को क्लास में भी पढ़ाने जाना है। तो एल्बर्ट फुल चौड़ में बोलता है कि वो स्कूल का मोस्ट पावरफुल स्टूडेंट है और उसको माना रिजर्व के लिए A+ मिला है। लेकिन वेल्टो कहता है हिजुकी के माना रिजर्व तो उससे ज्यादा है नल्ले। और ये सुन के हिजुकी कंफ्यूज थी क्योंकि उसका माना रिजर्व एवोल्यूशन F ग्रेड का था, लेकिन टाकाहाशी और माकिना को लग रहा है वेल्टो भैया जो बोल रहे हैं वो सच ही होगा। फिर मैच स्टार्ट होने से पहले वेल्टो ने एक डील दी कि मैं इस जगह से हिलूंगा ही नहीं, अगर हार गया या हिल गया तो एल्बर्ट कहेगा मैं वो करूंगा। तो ये सुन के एल्बर्ट ने माना का फुल पावर अटैक कास्ट किया और वेल्टो पर अटैक कर दिया, लेकिन वेल्टो ने उस स्पेल को अपनी एक हाथ से ही रोक लिया। जिसके बाद वेल्टो ने एल्बर्ट को बोला, लॉन्डे तुम स्ट्रॉन्ग तो हो, स्कूल के स्ट्रॉन्गर बंदे होने के लायक भी हो, पर तुझसे लड़के मजा नहीं आया, 200 साल और प्रैक्टिस कर तो शायद तू एक डिसेंट अपोनेंट बन सकता है मेरे लिए, लेकिन तब भी हार ही जाएगा। पर वेल्टो ने एल्बर्ट को अपना माना देखा है जिसको देख के सबकी फट गई। उसके बाद वेल्टो ने एक कंप्रेस माना से एल्बर्ट पर अटैक किया जिससे वो हार गया। जिसके बाद वेल्टो अपनी पार्टी के पास आता है और हिजुकी उसका शुक्रिया अदा करती है, लेकिन बोलती है तुमने मेरी हेल्प की उसके लिए शुक्रिया, लेकिन अब से तुम तीनों मेरे पास नहीं आना, आई हेट न्यू पीपल। और दूसरी बात, मेरे पास होने से तुम लोगों को ही प्रॉब्लम होगी और कुछ नहीं, और वहां से चली जाती है। फिर स्कूल ओवर होने के बाद वेल्टो टाकाहाशी और माकिना सिटी घूमने आते हैं और आकिहाबारा सिटी के मॉडर्न एरिया इलेक्ट्रिक टाउन पहुंचते हैं जहां से उनको कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी थी सीक्रेट वॉल्ट के बारे में। तो टाकाहाशी ने बाकी दोनों से कहा कि उनको मेड कैफे जाना चाहिए इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, जिसको सुन के वेल्टो वहां जाने से मना कर देता है। तो टाकाहाशी ने वेल्टो को समझाया कि मेड कैफे में लोग गॉसिप करते हैं तो वहां उन लोगों को कीज की कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। फिर वो तीनों कैफे के अंदर कुछ टाइम पास करते हैं और कुछ बात करते हैं। फिर टाकाहाशी बड़े बड़े पॉम्पम वाली लड़की मेड की रिक्वेस्ट करती है, जो मेड उनको सर्व करने आती है तो वो और कोई नहीं हमारी हिजुकी ही होती है, जो उन तीनों नमूनों को कैफे में देख हैरान है। हिजुकी कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो इन तीनों नमूनों से दोबारा मिलेगी, वो भी मेड वाले कपड़ों में। लेकिन माकिना और टाकाहाशी तो बहुत खुश हैं इस पूरी सिचुएशन से और वेल्टो भी मजे लेने से पीछे नहीं हटता और हिजुकी से बोलता है उस टेबल में जैसे वो मोटी मेड खाना सर्व कर रही है मोए मोए डांस करते हुए, तो क्या तुम भी ऐसा हम लोगों के लिए कर सकती हो। और ये सब सुन के हिजुकी की फटके चार हो जाती है क्योंकि वो ऐसा मोए मोए छपरी वाला डांस अपने न्यू क्लासमेट के सामने नहीं करना चाहती थी और उसको डांस
डांस करने में उसको बहुत शर्म आ रही है। तो माकिना को समझ आ जाता है हिजुकी को थोड़ी शर्म आ रही है और वो अनकंफर्टेबल है डांस करने में। तो वो हिजुकी से कहती है अगर हिजुकी कंफर्टेबल नहीं है तो उसे डांस करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हिजुकी के लिए उसका काम उसका मंदिर है, तो वो अपने काम के लिए कुछ भी कर सकती है, चाहे वो इंस्टा रील वाला डांस ही क्यों ना हो। फिर वो किचन में जाकर उनका खाना रेडी करती है और वापस आते ही अपने क्लासमेट को अपने डांस का मजा देती है, लेकिन ये सब करने में उसको बहुत शर्म आ रही थी। फिर जब सब खाना खा लेते हैं, वेल्टो और बाकी दोनों उसके रील वाली डांस की तारीफ करते हैं और अभी तक कैफे पूरी तरीके से खाली हो चुका है। तो हिजुकी को वो रिलैक्स करने के लिए बोलते हैं। हिजुकी तुरंत बैठ जाती है और टाकाहाशी की ड्रिंक लेके थोड़ा ठंडा होने की कोशिश करती है और इसी टाइम वेल्टो सीरियस हो जाता है और हिजुकी से पूछता है क्या वो रेनार्ड क्लैन की हेड है और उसके पास रेनार्ड रेगालिया है। हिजुकी वेल्टो से पूछती है आपको रेगालिया क्यों चाहिए। वेल्टो समझाता है कि उसे स्कूल के नीचे वाले ट्रेजर वॉल्ट को खोलने के लिए रेगालिया की जरूरत है, लेकिन हिजुकी उसे बताती है कि उसका रेगालिया अब उसके पास नहीं है। उसकी फैमिली रेनार्ड रेगालिया के बिना बर्बाद हो गई और अब वो सिर्फ एक गरीब स्टूडेंट है जो पार्ट टाइम करके अपना गुजारा करती है। ये सब सुन के टाकाहाशी क्यूरियस हो जाती है और पूछती है ये रेगालिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो हिजुकी बताती है कि रेगालिया एक तरह का प्रूफ है जो किसी किंग की पावर को दिखाता है। जब वो बोल रही थी उसकी आंख अचानक से दुखने लगती है जो वेल्टो नोटिस कर लेता है। दर्द होने के बावजूद हिजुकी अपनी बात पूरी करती है और कहती है कि 500 साल पहले हीरो ग्राहम ने डीमन लॉर्ड को हराया था, तो गॉडेस मैरल ग्राहम को बहुत पसंद करने लगी और उससे खुश हो गई, इसलिए उसने ग्राहम को रेगालिया एक बड़ी सी टेरिटरी और अपना आशीर्वाद दिया। लेकिन जब ग्राहम को निकाल दिया गया तो ग्राहम ने रेगालिया को उसके भरोसेमंद आदमी किंग लुएल टू के हवाले कर दिया। लुएल ने रेगालिया अपने तीनों बेटों में बांट दिया और तभी से इन तीनों रेगालिया के लिए लड़ाई होती आ रही है। तो वेल्टो कहता है कि उसे हिजुकी से एक और काम है, उसे दूसरे हाउस होल्ड लीडर सैबर्ड से मिलना है और सैबर्ड से मिलाने के लिए हिजुकी मान जाती है क्योंकि वो वेल्टो का कर्ज उतारना चाहती है, क्योंकि वेल्टो ने स्कूल में एक बार उसकी हेल्प जो की थी। लेकिन इन्हीं सब बातों के बीच हिजुकी का पेट गुड़गुड़ाने लगता है क्योंकि उसने अपनी शिफ्ट के दौरान कुछ नहीं खाया था। तो वेल्टो डिसाइड करता है कि वो उसे कहीं और ले जाएगा खाना खिलाने के लिए। फिर वो सब मीट एरिया में आ जाते हैं। वो चारों जेनेटिकल मॉडिफाई मीट खाते हैं और हिजुकी वहां ड्रैगन मीट खा रही है और जिसको पहले तो देख के वेल्टो और माकिना शुरू में थोड़ा हेजिटेट होते हैं, लेकिन जब ड्रैगन मीट खाते हैं तो वो उन दोनों को बहुत अच्छा लगता है। पहले वेल्टो ड्रैगन मीट इसलिए नहीं खा रहा था क्योंकि वो खुद एक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, तो ड्रैगन मीट खाना उसे अपने फैमिली मेंबर को खाने जैसा लग रहा था। अपने भाई बहन को खाने के बाद उन लोगों के पास कुछ पुलिस ऑफिसर हिजुकी को परेशान करने आ जाते हैं और वो हिजुकी को बिना बात अरेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन तभी वहां स्कूल प्रिंसिपल ट्रेट आ जाती है और सिचुएशन हैंडल कर लेती है। ट्रेट वहां मिस मैक को ढूंढने आई है, लेकिन ट्रेट को हिजुकी से अकेले में कुछ बात करनी थी, तो बाकी तीनों वहां से चले जाते हैं। फिर ट्रेट हिजुकी से कहती है कि वो उसको एडॉप्ट करना चाहती है, जिसके लिए हिजुकी को हाँ बोलना होगा, लेकिन एडॉप्ट होने से हिजुकी मना कर देती है क्योंकि उसे अपने खत्म हो चुकी फैमिली नाम की इज्जत बचानी है। जिसको सुन के ट्रेट हिजुकी से बोलती है बेटा मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ चाहे कुछ भी हो जाए, और वहां से चली जाती है। फिर जब टाकाहाशी हिजुकी के पास आती है तो वो देखती है कि हिजुकी की आंखों की वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा है। फिर हिजुकी और वेल्टो सैबर्ड से मिलने आते हैं, जिसके लिए उन्हें सिक्योरिटी चेक से गुजरना होता है, और जब वो दोनों सैबर्ड के पास आते हैं तो हम जान पाते हैं कि सैबर्ड भैया एक गॉबलिन है, जिसको देख के वेल्टो शॉक हो जाता है। लेकिन सैबर्ड बताता है कि वो एक नॉर्मल मर्चेंट था जो अपने हार्ड वर्क की वजह से इस पोजीशन तक पहुंच पाया है। वेल्टो से रेगालिया के बारे में पूछता है और सैबर्ड अपना क्राउन रेगालिया समन करता है। वो बताता है कि रेगालिया फ्रेगमेंट ऑफ गॉडेस मैरल के सोल से बना है और वो यूजर के सोल के साथ बाइंड हो जाता है। जब तक यूजर मर ना जाए रेगालिया कभी उससे अलग नहीं होते। मतलब अगर रेगालिया को अपना बनाना है तो उसके लिए उसके ओनर को मारना होगा, जिसके लिए वेल्टो रेडी हो जाता है। फिर सबको रिलैक्स होते हुए बोलता है कि उसको सीक्रेट वोल्ट को ओपन करने के लिए उसके क्राउन की जरूरत है और ट्रैट उसको शॉट देने के लिए रेडी है। तो ये सब सुन के सैबर्ड कुछ फालतू बातें करता है और हिजुकी को बाहर भगा देता है और वेल्टो से अकेले में बात करता है और बताता है कि वो उसके साथ काम करने को रेडी, और बताता है कि रेनार्ड को का खोया हुआ और अभी भी इसी शहर के अंदर है और हिजुकी ही उसकी की है। सैबर्ड वेल्टो से कहता है कि उसकी हेल्प करने के बदले में वेल्टो को हिजुकी की मदद करनी होगी, क्योंकि कभी हिजुकी के पापा ने उसकी हेल्प की थी लेकिन उसका बदला चुकाने से पहले ही वो मर गए।
है, इसलिए वो हिजुकी की हेल्प करके उसके पापा का कर्ज उतारना चाहता है। फिर सीन माकिना पे आता है जो वेल्टो के एक कॉमिक बुक ले लेती है और उसके पास टाकाहाशी आती है। वो दोनों बहुत देर तक पुरानी बातें करते हैं। माकिना अपनी एक इमॉर्टल दोस्त के बारे में बताती है जिसको वो अपनी छोटी बहन मानती थी, लेकिन अब वो कहाँ है उसे नहीं पता। तभी वहां से ट्रैट जाती है जिसको टाकाहाशी आवाज तो देती है लेकिन वो नहीं रुकती। फिर वहां वेल्टो और हिजुकी आते हैं और बताते हैं कि सैबर्ड उनकी हेल्प करने के लिए मान गया है, जिससे सब खुश होते हैं। और टाकाहाशी आइडिया देती है कि वो सब हिजुकी के घर पर स्लीप ओवर करेंगे, और जिसको सुन के हिजुकी खुश नहीं होती लेकिन उन लोगों की बात के लिए मान जाती है क्योंकि वो तीनों उसके पहले दोस्त जो हैं। लेकिन रात में हिजुकी हाँ बोलने के लिए अपने आप को कोसने लगते क्योंकि वो वेल्टो के साथ गलती से एक ही बार टप में नहाने जो आ जाती है। हिजुकी को याद आई कि कैसे इसके स्कूल शुरू करने के बाद से चीजें अजीब होती जा रही थी। जब भी कोई उसके करीब आने की कोशिश करता उन्हें नुकसान होता। ये सब तब शुरू हुआ जब उसकी एक स्कूलमेट जो बाकी स्टूडेंट के डिसलाइक के बावजूद उससे दोस्ती करना चाहती थी चोट खा बैठी। ये सिलसिला उसके सबसे करीबी दोस्त के साथ शुरू हुआ, फिर उसके माँ बाप के साथ जिनकी मौत उसकी पावर की वजह से हुई थी। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ हिजुकी के घर पर वेल्टो, माकिना और टाकाहाशी आए हैं। घर के अंदर एंटर करते ही हिजुकी ने चुपके से अपने माँ बाप की एक तस्वीर छुपा दी ताकि उनके बारे में कोई सवाल ना पूछे। टाकाहाशी ने इस मुलाकात के लिए अपना आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हिजुकी के घर पे सबका साथ होना एक सम्मान की बात है। वेल्टो ने टाकाहाशी की बातों को टोस्ट करने के लिए रोका जो टाकाहाशी को चढ़ाने के लिए काफी था। उसके बाद टाकाहाशी ने हिजुकी से पूछा क्या वो स्कूल के बाद काम करती है और क्या स्कूल इसे अलाउ करता है। हिजुकी ने बताया कि स्कूल स्टूडेंट के काम करने के खिलाफ है लेकिन वो स्कूल को बिना बताए काम करती है। उसने टाकाहाशी से ये बात छुपाने की रिक्वेस्ट की और टाकाहाशी ने वादा किया कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी। फिर माकिना ने सबके लिए खाना बनाया और सर्व किया जो वेल्टो को काफी इम्प्रेस कर गया। टाकाहाशी ने एक फाइटिंग गेम खेलने का सुझाव दिया जो माकिना को एक जबरदस्त आइडिया लगा। वेल्टो ने भी अपनी एक्साइटमेंट दिखाते हुए गेम खेलने के लिए हाँ कहा क्योंकि उसे ऐसे गेम काफी पसंद थे। हिजुकी ने पूछा कि ये सब डिसीजन बिना उसके ओपिनियन के कैसे हो रहा है। वेल्टो ने चिढ़ते हुए पूछा कि क्या उसे फाइटिंग गेम पसंद नहीं है। जब हिजुकी कुछ बोलने लगी तो वेल्टो ने मजाक में कहा कि शायद वो उससे हारने से डर रही है। हिजुकी ने चैलेंज एक्सेप्ट किया और सरप्राइजिंगली वेल्टो को हरा दिया। कॉन्फिडेंटली उसने कहा मैं उससे नहीं हारूंगी जो हर तरफ से मार खाता हो। छी। सब उसकी जीत से हैरान रह गए थे। टाकाहाशी ने वेल्टो से कंट्रोलर ले लिया और हिजुकी को अगला अपोनेंट बनने का चैलेंज दिया। माकिना भी एक्साइटमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए इच्छा व्यक्त कर रही थी लेकिन बाद में टाकाहाशी और माकिना दोनों सो गए। वेल्टो और हिजुकी बात करने के लिए बाथ टब में आए जहां वेल्टो ने हिजुकी से उसकी लाइफ के बारे में पूछा और हिजुकी ने वादा किया कि वो अपने पास्ट और सीक्रेट उसे शेयर करेगी। उसकी यादें बचपन के दिनों की तरफ चली गई जब वो अपने बर्थडे पर सुबह खुशी खुशी उठी थी। उसके घर के स्टाफ को चेयरफुली तरीके से ग्रीट किया और पूछा कि क्या उन्हें पता है आज कौन सा दिन है। स्टाफ ने उसके बर्थडे के बारे में विश करते हुए कहा हमें पता है मैम, आज आपका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। फिर वो अपने माँ बाप के साथ गिफ्ट लेने स्टोर गई। उसके पापा ने पूछा कि क्या उसने अपना गिफ्ट डिसाइड कर लिया तो हिजुकी ने मजाक में कहा कि सबको पता है कि लड़कियां शॉपिंग में कितना टाइम लगाती हैं, और उसने मजाक में कहा कि वो अब तक लड़कियों को समझ नहीं पाए। लेकिन उसके पापा आसपास के लोगों को देखकर अनईजी हो गए। उन्होंने उसे गिफ्ट जल्दी चूज करने को कहा। जब हिजुकी डिसाइड नहीं कर पा रही थी उसको कौन सा गिफ्ट चाहिए तो उसके पापा ने उसको दोनों गिफ्ट दिला दिए और खुशी खुशी वहां से निकल गए। बर्थडे पार्टी के दौरान सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन उसका सुख चैन तब छिन गया जब कुछ अजीब लोग आए और उसके माँ बाप को मार दिया। हिजुकी के माँ बाप को बचाना इम्पॉसिबल था और उनकी मौत हो गई। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बताया कि उनकी माँ के जख्म काफी गहरे थे। फिर सेमेंट्री में उसने अपने माँ बाप से विदा ली और दोनों हाउस होल्ड के लीडर ट्रेट और सैबर्ड भी वहाँ थे। ट्रेट ने कहा कि हिजुकी अभी ये सब समझने के लिए छोटी है। सैबर्ड ने वादा किया कि सच सामने आने पर वो कातिलों को बख्शेगा नहीं। वापस प्रेजेंट में हिजुकी ने वेल्टो को बताया कि उसके माँ बाप चाहते थे कि वो सिटी की एक नोबल प्रोटेक्टर बने, लेकिन हिजुकी ने कन्फेस किया कि उस शहर में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं किया। उसने अपने अकेलेपन और दुख के बारे में वेल्टो को बताया जो उसने अपने शक्तियों के नुकसान की डर की वजह से चूज किया था। वेल्टो ने उसे समझाया कि वो अब उसका दोस्त है तो ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। तो हिजुकी ने पूछा अगर उसकी वजह से कुछ बुरा हो गया तो क्या वेल्टो से माफ करेगा। वेल्टो ने प्रॉमिस किया कि वो उसे माफ कर देगा। वॉक के दौरान वेल्टो ने एक अजीब मास्क लड़की को देखा जो अपना नाम फेसलेस बता रही थी। फेसलेस ने वेल्टो को सिटी छोड़ने की धमकी दी लेकिन वेल्टो ने इसका विरोध किया। फेसलेस बोली कोई बात नहीं है, तुम सिटी नहीं छोड़ रहे क्योंकि सिटी
ऑफ आकिहाबारा एक बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ा है। हिजुकी ने डर के मारे वाल्टो को जोर से पकड़ लिया, जिसके बाद फेसलेस वहां से चली गई। फिर सीन ट्रेड पर आता है जो सैबर्ट के लोकेशन पर पहुंच चुकी थी। सैबर्ट के गार्ड ने ट्रेड को अंदर जाने से पहले सर्च किया। सैबर्ट ने पूछा कि ट्रेड यहाँ क्यों आई है और साथ ही साथ ये इंसिस्ट किया कि मैग के इंसिडेंट में उसका कोई हाथ नहीं है। ट्रेड ने उसकी बात को डिसमिस करते हुए अपनी तलवार खींची और एक स्ट्राइक में उस पर वार कर दिया। उसने रिवील किया कि वो यहाँ इसी काम के लिए आई थी, मतलब वो यहाँ उसके क्राउन के लिए आई थी। सीन स्कूल में आता है जहाँ वाल्टो, टाकाहाशी और हिजुकी और माकिना को मैगी की मौत की खबर मिली जो एक बड़े एक्सप्लोजन के बाद मारी गई थी। इसके कुछ ही समय बाद सैबर्ट की मौत की रिपोर्ट भी आ गई और उसके गार्ड ने ट्रेड को सैबर्ट की मौत का जिम्मेदार कहा। इससे स्कूल में और इलेक्ट्रिक सिटी के गार्ड के बीच टेंशन और बढ़ गया। ये सुनकर हिजुकी टूट गई और आंसुओं में बह गई। फिर ट्रेड का एक मैसेज हिजुकी के फोन पर आया जिसमें उसने अपनी सुरक्षा की तसल्ली दी और अर्जेंट बात करने के लिए लाइब्रेरी में मिलने को कहा। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने इमरजेंसी डिक्लेयर करते हुए सब स्टूडेंट को ट्रेनिंग ग्राउंड पर इकट्ठा होने का आदेश दिया। जब स्टूडेंट गैदर हुए, एक अजीब सी अटायर और ग्लासेस में एक मिस्टीरियस औरत वहां आई। इसी बीच हिजुकी लाइब्रेरी पहुंची और ट्रेड से पूछा कि क्या सैबर्ट की मौत की खबर सच है। ट्रेड ने हिजुकी को तसल्ली दी कि सब कंट्रोल में है उसके और उसे ध्यान से सुनने को कहा। उसने हिजुकी को रेनार्ड बुलाते हुए बात की, जिस पर हिजुकी हैरान हो गई। वो पूछा कि वो असल में कौन है, क्योंकि ट्रेड अकेले में उसको हिजुकी बोला करती थी। जिसके बाद ट्रेड के आसपास अंधेरा छा गया। स्कूल के अंदर वो मिस्टीरियस औरत एक स्पेल कास्ट करके 4 स्टूडेंट पर एरो समन कर देती है। फिर वो 4 स्टूडेंट साथ ही साथ बोलते हैं, सभी को मिस्टीरियस लड़की का ऑर्डर मानना होगा, नहीं तो हम तुम सबको जान से मार डालेंगे। हिजुकी ने ट्रेड की रूपधारी औरत का सामना किया, जिसके बाद नकली ट्रेड रिवील करती है कि वो काफी समय से उन्हें ऑब्जर्व कर रही थी। उसने अपनी आवाज बदली और पूछा कि क्या हिजुकी अब उसे पहचान रही है। आवाज सुन के हिजुकी ने पूछा, क्या आप टीचर मैग हैं? और नकली ट्रेड ने बोला, हाँ बेटे, मैं टीचर मैग हूँ। मैग ने एक्सप्लेन किया कि उसका मिशन 3 रेगालिया को इकट्ठा करना था और सैबर्ट की मौत के बिना उसका काम अधूरा था। उसने डिटेल दिया कि कैसे उसने ट्रेड को एक मैकेनिकल सर्जरी क्लिनिक बुलाया और वहां अपनी स्पिरिट को ट्रेड के शरीर में ट्रांसफर कर दिया। जब हिजुकी ने ट्रेड के बारे में पूछा तो मैग ने जवाब दिया कि वो शायद एक्सप्लोजन में राख बन चुकी है। मैग ने हिजुकी को धमकाते हुए उसका कोऑपरेशन मांगा और स्कूल यार्ड में उसके फ्रेंड की मौत की तस्वीर दिखाई। हिजुकी ने कोऑपरेट करने से इनकार कर दिया। हिजुकी ने मैग से पूछा कि क्या वो उसे मारकर उसके फैमिली का मिसिंग रेगालिया चुराने का इरादा रखती है। जवाब में मैग ने हिजुकी को बांध दिया और कहा कि तीनों रेगालिया मिशन पूरा करने के लिए जरूरी हैं। तीसरे रेगालिया की लोकेशन अभी तक अनक्लियर थी, पर मैग का दावा ये था कि वो इसी शहर में कहीं है। मैग ने बताया कि मेल्डिया एक हाई रैंकिंग स्पिरिचुअल एंटिटी बहुत पहले शहर में आई थी। मेल्डिया जो वैनिश हो चुकी होनी चाहिए थी, अपनी आत्मा को एक छोटे बच्चे में डालकर अपना वजूद बनाए रखी है। मैग का कहना था कि जब उसने 10 साल पहले हिजुकी पर हमला किया था, तब हिजुकी उसके अटैक से टेम्परेरी बच गई थी, क्योंकि मेल्डिया उसके शरीर का इस्तेमाल होस्ट के रूप में कर रही थी। वहीं स्कूल यार्ड में वाल्टो ने एडवर्ड से कहा कि अगर एल्बर्ट उसका राइट हैंड मैन बनना चाहता है तो यही सही मौका है। वाल्टो ने समझाया कि अगर स्टूडेंट के सर पर लटकी तलवारों को डिस्ट्रॉय किया जाए तो वो औरत उनको कंट्रोल नहीं कर पाएगी। एल्बर्ट ने पूछा कि क्या इसमें स्टूडेंट को खत्म करना होगा। इसी बीच टाकाहाशी ने वाल्टो की तरफ गेस्चर करते हुए एक प्लान बताया। फिर सीन हिजुकी और मैग के बीच आया, जहां मैग ने खुलासा किया कि उसने हिजुकी का पता लगाने के लिए 2 असैसिन हायर किए थे, लेकिन मेल्डिया के अपने आप को बचा लेने की वजह से उसका कोई निशान नहीं मिला। हिजुकी को अपने शरीर में एक तेज आवाज और जोर का दर्द महसूस हो रहा था। दूसरी तरफ टाकाहाशी और वाल्टो ने अपना प्लान फाइनलाइज किया। टाकाहाशी ने वाल्टो से तुरंत स्टूडेंट के सर के ऊपर लटकी तलवार को तोड़ने के लिए कहा और वाल्टो ने जल्दी से ऐसा किया। हिजुकी एक ग्लोइंग सर्कल के अंदर बंधी हुई थी और बंद होने की वजह से भाग नहीं पा रही थी। मैग ने बताया कि उसके आसपास का माना डिमिनिश हो रहा है। मेल्डिया की सप्रेस पावर की वजह से मैग ने सवाल उठाया कि क्या हिजुकी का माना सिर्फ मेल्डिया की प्रेजेंस को सील करने के लिए था। स्टूडेंट वाल्टो पर अटैक करने आए, लेकिन एल्बर्ट की मदद से वाल्टो ने उन्हें हरा दिया। टाकाहाशी ने उस औरत के मैजिक को नलिफाई कर दिया और माकिना उसे एलिमिनेट करने आ गई। इसी बीच मैग ने हिजुकी के सामने एक बात रखी। उसने बताया कि जब हिजुकी छोटी थी उसके डॉक्टर ने उसकी माँ के कहने पर उसकी आंखें रिप्लेस कर दी थी, लेकिन वो आंख असल में उसकी नहीं थी, वो मिसिंग रेगालिया था। मैग ने यह भी माना कि उसने डॉक्टर को मार दिया और स्कूल में हिजुकी की दोस्त को भेजा था, जो असल में उसे मारने के लिए आई थी। और मैग ने हिजुकी के
मम्मी पापा को मरवाया था, पर ताकाहाशी ने वेल्टो को बताया कि हिजुकी रूफ टॉप पर मैग के साथ है और मैग उसे एलिमिनेट करने का इरादा रखती है। वेल्टो ने एल्बर्ट से कहा कि वो करंट सिचुएशन का ध्यान रखे और एल्बर्ट ने अपना भरोसा दिखाया। माकिना ने तुरंत वॉलंटियर किया कि वो सिचुएशन को हैंडल करेगी और वेल्टो ने उसकी एबिलिटी पर भरोसा करते हुए उसे हाँ बोल दिया। हिजुकी आजाद होने की कोशिश करते हुए जोर का दर्द महसूस कर रही थी। उसकी आंखें का दर्द असहनीय हो रहा था और मैग अपनी पूरी कहानी सुनाने लगी। दर्द के बीच हिजुकी को अपने माँ बाप की तस्वीरें याद आई और उसने उन्हें बचा न पाने के लिए खुद को दोष दिया। वेल्टो रूफटॉप पर आया, मैग का सामना करते हुए कहा कि वो हिजुकी को यहाँ बचाने आया है। मैग ने इस बात को सरप्राइज के रूप में लिया और कहा कि उसने ये मूवमेंट 10 साल तक प्लान किया था, लेकिन उसका प्लान अब फेल हो गया है। उसने कहा कि चाहे वो हार गई हो, लेकिन वेल्टो अब तक जीत नहीं पाया है। मैग ने चेतावनी दी कि वो आग जो शहर को कंज्यूम करेगी उसे वेल्टो भी नहीं बुझा पाएगा। फिर मैग वहां से गायब हो गई। वेल्टो जब हिजुकी के पास गया तो उसने उसे रोक दिया और कहा कि वो अब वो इंसान नहीं रही जिसे वेल्टो ढूंढ रहा है। हिजुकी के ब्लड का एक बूंद जमीन पर गिरी जो एक पीली रोशनी एमिट करते हुए चारों तरफ फैल गई। उस रोशनी ने हिजुकी को बदल दिया। हिजुकी ने अब अपना नाम मेल्डिया बताया और हवा में उड़ते हुए एक तलवार हाथ में लेकर वेल्टो की तरफ पॉइंट कर दी। सिटी में ट्रेट और सैबर्ट के लोगों के बीच फाइट हो रही थी, जिसको ग्राहम ऊपर से देख रहा था। जब मार्का की असिस्टेंट किनोहारा बोलती है, अरे तुम तो दुनिया के हीरो हो, तुमको नीचे जाके हेल्प करनी चाहिए। लेकिन इससे पहले ग्राहम कुछ बोल पाता, एक येलो लाइट पूरी सिटी में फैल गई और ग्राहम रुक गया। सीन वेल्टो पर आता है, जिसके सामने गॉडेस ऑफ लक और मिस फॉर्च्यून 6 गॉडेस में से एक मेल्डिया है। मैंने सोचा भी नहीं था तुम फ्यूचर वर्ल्ड देखने के लिए जिंदा भी होगी। हाँ सेम, मैंने भी नहीं सोचा था। देखो हम लोग पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन तुम पहले से कमजोर हो और तुमको मेरे से रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। चलो कोई नहीं, वैसे भी मेरे को ब्लैक बालों वाले लौंडे पसंद नहीं है, मुझे तो ब्लॉन्ड बालों वाले लौंडे पसंद है, जैसे हीरो ग्राहम। लेकिन वेल्टो उसकी थोड़ी बेइज्जती कर देता है, जिससे गुस्सा होकर मेल्डिया वेल्टो पर अटैक करके उसको नीचे ले आती है। वेल्टो अपनी गर्दन सीधी करते हुए बोलता है, मेरी रीजनरेशन पावर 3 मिलियन सब्सक्राइबर के मेरे ऊपर भरोसा होने की वजह से और बढ़ गई है। बताओ तुम वही डीमन लॉर्ड हो जिसने हीरो ग्राहम से फाइट की थी और 6 गॉड को नाराज किया था। तो वेल्टो बोलता है, वो तो ठीक है, लेकिन तुम तो खुद नल्ली गॉड हो अभी। जिससे मेल्डिया गुस्से में वेल्टो पर अटैक करके अपनी डिवाइन स्वॉर्ड से उसका हाथ काट देती है और वेल्टो अपना हाथ रीजनरेट भी नहीं कर पाता। और जब वेल्टो उस पर अटैक करता है तो मेल्डिया अपनी पावर से वेल्टो के अटैक को मिस करवा देती है। मेल्डिया, तुम अपने फेट का यूज अपने अटैक और अपने डिफेंस में कर रही हो और मेरे अटैक और डिफेंस में अपने मिस फॉर्च्यून मतलब बैड लक ला रही हो, चीटर कहीं की। जिससे मेल्डिया गुस्से में वेल्टो पर अटैक कर देती है। अपने प्राइम टाइम पे तुमने अपने डिवाइन अथॉरिटी से हीरो ग्राहम को जबरदस्ती इमॉर्टल बना दिया, जो वो कभी बनना ही नहीं चाहता था। नहीं, ये झूठ है, मैं तो ग्राहम को खुश देखना चाहती थी और कुछ नहीं। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो ग्राहम। जिसके बाद हिजुकी कंट्रोल लेके वेल्टो से बोलती है, मुझे बचा लो। टेंशन नहीं लो, मैं तुमको बचा लूंगा, मैंने प्रॉमिस जो किया है। फिर सीन माकिना पे आता है, जो मिस्टीरियस लड़की से फाइट कर रही है। मेरा एक सवाल है, क्या हम पहले मिल चुके हैं? कभी नहीं, मैं तो तुमको जानती भी नहीं हूँ। वैसे मेरा नाम एंग है और तुम्हारा नाम? मेरा नाम माकिना है। फिर वो दोनों फाइट करते हैं और माकिना लोटस अटैक करती है, लेकिन एंग अपने ब्लैक विंग की वजह से बच जाती है। फिर एंग माकिना पे अटैक करती है और माकिना शील्ड लगा के बच जाती है। जिसके बाद एंग भाले से अटैक करके भाला माकिना के आर पार कर देती है। पता है, जब मॉर्टल का ब्लड उनकी बॉडी से निकलता है तो वो ईथर बन जाता है, लेकिन अगर वो चाहे तो उसका यूज वो ऐसे भी कर सकते हैं, ब्लड टू बॉम्ब। और एंग के फेस ब्लास्ट होके वो मारी जाती है। मुझे उस मरे हुए नल्ले की स्किल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, छी। लेकिन एंग एक इमॉर्टल है तो वो फिर से जिंदा हो जाती है। मुझे लगा ही था ये तुम ही होगी। मैं नहीं जानती तुम कौन हो माकिना, और तुम किस में की बात कर रही हो? क्या तुम्हारी याददाश्त चली गई है? मैं तभी एंग को अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। वो अपने मैजिक से एक ब्लैक होल बनाती है जो सब कुछ शक करता है। और जब वो ब्लैक होल अटैक करने वाली थी, मैग जो ट्रेड की बॉडी में है आके उसे सुला देती है। आप प्रिंसिपल ट्रेड नहीं, टीचर मैग हो। अरे मैं अपनी आवाज ट्रेड की जैसे करना भूल गई क्या? मेरे को मुझे दे दो। नो नक्को, मैं नहीं देने वाली। वैसे भी मेरा प्लान बर्बाद हो गया है और अगर आगे भी मेरे हाथ से मैच चली गई तो हायर अप मुझे मार देंगे। और वैसे भी हायर अप को प्रोटोटाइप एंग पसंद है, चाहे वो एक पुराना इमॉर्टल कचड़ा ही क्यों ना हो। और टेलीपोर्ट मार के गायब हो जाती है और माँ के नाम मे का नाम बोलती रह जाती है। फिर सीन सिटी में आ जाता है, जहाँ वेल्टो
वेल्टो और माकिना फाइट कर रहे हैं। तुम एक डीमन लॉर्ड हो जिसने 6 गॉड को नाराज किया था और अब मेरे अटैक से बच के भाग रहे हो। तो तुम कौन सा अच्छा काम कर रही हो? एक छोटे से ह्यूमन गर्ल की बॉडी का टेक ओवर लेके फाइट कर रही हो, छी गंदी कहीं की। और जब वेल्टो मेल्डिया पर अटैक करता है तो मिस फॉर्च्यून की वजह से उसका अटैक कहीं और चला जाता है और मेल्डिया बच जाती है। मुझे समझ आ गया है तुम्हारी पावर कैसे काम करती है। तुम फिजिकल अटैक को ब्लॉक करती हो और ये मैजिक ऑल टाइम एक्टिवेट रहता है, और मैजिक अटैक जिसमें ईथर होता है तुम उसको मैन्युअली मिस फॉर्च्यून की हेल्प से डॉज कर लेती हो। तो इसका मतलब ये हुआ तुमको मैजिकल अटैक से मारा जा सकता है। तो क्या हुआ, तुम्हें ये बात पता चल गई। तुमको मैं मार दूंगी और इस बार तुम्हारी सोल खत्म करूंगी जिससे तुम फिर से जिंदा ना हो पाओ। तुम ह्यूमन वर्ल्ड में किस रीजन से आई हो गॉड, वो तो बताओ। मैं तो ग्राहम को देखने आई हूँ और वो इटर्नल यूथ ब्लेसिंग मिलने से खुश है या नहीं। अगर नहीं है तो मैं उसके लिए उससे माफी मांगूंगी। तुमको नहीं पता ग्राहम की फीलिंग क्या है तुमको लेके। तुमने बिना किसी रीजन के उसको इमॉर्टल बना दिया जो वो कभी बनना ही नहीं चाहता था। वो मुझसे नफरत करता है, यही ना। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो हीरो ग्राहम। गॉडेस मेल्डिया, तुमको हीरो ग्राहम से प्यार है इसलिए तुमको उसकी फीलिंग कितनी परवाह है मैं बता सकता हूँ वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। लेकिन उसके लिए तुमको हिजुकी को उसकी बॉडी वापस देनी होगी, क्योंकि हीरो ग्राहम को यही चीज पसंद नहीं है जो तुम अभी कर रही हो। हिजुकी जल्दी बाहर आओ। फिर मेल्डिया और हिजुकी एक ही दूसरे से बॉडी लेने की वजह से लड़ने लगते हैं। मुझे बचा लो वेल्टो सामा। अरे टेंशन नहीं लो, मैं सब ठीक कर दूंगा। फिर वेल्टो अपनी स्वॉर्ड की सेकंड लेवल अनलॉक करता है और मेल्डिया को वेल्टो में ग्राहम दिखता है, लेकिन तभी मेल्डिया को कुछ हो जाता है और उसकी आई येलो से रेड हो जाती है। वेल्टो समझ जाता है इसके पीछे मैग है। अच्छा है मैंने ये बैकअप प्लान बनाया था, क्योंकि डीमन लॉर्ड को हल्के में नहीं लिया जाता। इससे पहले सिटी तबाह हो जाए मैं यहाँ से निकल जाती हूँ। मेल्डिया येलो से रेड ड्रेस में आ जाती है और वेल्टो समझ जाता है हर बॉस के 2 लेवल होते हैं और मेल्डिया वेल्टो पर पावरफुल अटैक कर देती है, लेकिन अपने हीरो ग्राहम वेल्टो को बचा लेते हैं। अरे मालिक, तुमको बचाना है तो अच्छे से बचाओ। कौन सा तुम मरोगे, तुम इमॉर्टल हो, फिर से रीजनरेट हो जाना। वो बताओ ये रेड ड्रेस में आइटम लड़की कौन है? कोई नहीं, एक प्यार में पागल लड़की है जो अपने प्यार से मिलने बहुत दूर से आई है। बताओ कुछ हेल्प करनी है क्या? नहीं, जिस बॉडी में वो प्यार में पागल लड़की है वो मेरी दोस्त की बॉडी है जिसकी हेल्प करने का मैंने प्रॉमिस किया है, लेकिन मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मुझे सभी अटैक से कवर करो और देखो मैं फुल ऑन जाने वाला हूँ, कहीं अकेले ना रह जाना हीरो ग्राहम। फिर वो दोनों मेल्डिया के पास जाते हैं और ग्राहम मेल्डिया के हर एक अटैक से वेल्टो को बचाता है और जब लोगों पे बिल्डिंग का मलबा गिरता है तो किनोहारा लोगों को बचा लेती है। थैंक यू मिस, हमारी जान बचाने के लिए। और जब मेल्डिया अपने प्यार ग्राहम को देख के थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाती है तो यही मौका देख के वेल्टो मेल्डिया के आर पर अपनी तलवार कर देता है, जिससे मेल्डिया के साथ साथ सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। वेल्टो ने सोल को मारने वाली तलवार यूज की थी, इसका मतलब ये है कि मेल्डिया गायब होने वाली है। खूबसूरत गॉडेस मेल्डिया जो सबको प्यार करती है और जिसको सब प्यार करते हैं, तुमने सही बंदे को अपनी ब्लेसिंग और अपना दिल दिया है और वो तुम्हारी ब्लेसिंग की वजह से कभी भी तुमसे नाराज और नफरत नहीं करता था, क्योंकि वो दुनिया को बचाने वाला हीरो है। इसलिए तुम शांति से यहाँ से गायब हो सकती हो। अब मुझे नहीं पता मेल्डिया पूरी तरीके से मर गई है या फिर इस दुनिया से बस गायब हुई है। देखो हीली की, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया और तुमको बचा लिया। अब एक गधे और प्यारे डीमन लॉर्ड, मेरा नाम हिजुकी है। तभी टाकाहाशी पूछती है क्या हिजुकी सेफ है? हाँ वो सेफ और सुरक्षित है। लेकिन अब हम इन सिटी के लोगों का क्या करें वेल्टो? लेकिन वेल्टो के पास इसका भी एक आइडिया था। सिटी के कुछ लोग सिटी तबाह होने का ब्लेम ट्रेड के लोगों और सैबर्ड के लोगों पर डाल रहे थे। तभी वहाँ वेल्टो आता है और बोलता है आकियाबारा का न्यू किंग यहाँ कुछ बोलने आया है, सब लोग उनकी बात सुनो। अरे ये तो धोखेबाज और हाफ ब्रीड हिजुकी है। तभी हिजुकी तीनों रिगालियां निकालती है और सबको बताती है मैं 3 नोबल हाउस में से आती हूँ और अब मेरे पास आकियाबारा की पूरी अथॉरिटी है और अब मैं यहाँ की न्यू किंग हूँ। इसने सैबर्ड और ट्रेड को रेगेलिया लेने की वजह से मार दिया होगा और देखो अब किंग बन रही है। ये सब सुन के हिजुकी डर जाती है, लेकिन वेल्टो उसे सपोर्ट करता है। सैबर्ड को ट्रेड के हमशक्ल ने मारा और ट्रेड को भी उसी ने मारा और वो मेरे को भी मारने वाला था, लेकिन मुझे मेरे दोस्त ने बचा लिया। और एज अ किंग मैं ये डिसीजन लेती हूँ कि जो भी अथॉरिटी 3 नोबल हाउसेस के पास थी जो मिलके आकियाबारा सिटी को रूल करते थे वो आज से खत्म होती है। आज से आकियाबारा को उसकी सिटी काउंसिल संभालेगी। बिना नोबल हाउस की सिटी का क्या होगा? और हम उन काउंसिल बुड्ढे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। ये सब सुन के हिजुकी बहुत गुस्सा हो जाती है और गुस्से में बोलती है नल्ल और कमजोरों, अब अपने हिसाब से सिटी को रन
करो, भागो इधर से। फिर वो सब ट्रेजर वॉल्ट आते हैं जहाँ हिजुकी को पता चलता है सच में वाल्टो डीमन लॉर्ड है और माकिना उसकी एक जनरल, लेकिन टाकाहाशी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। फिर वाल्टो को वहाँ इमॉर्टल लोकेशन बुक मिल जाती है। फिर घर आके वो बात करते हैं कि उनको इमॉर्टल मे के साथ एक और मॉर्टल का पता चल गया है इस इमॉर्टल लोकेशन बुक की वजह से, और वो दोनों अभी विंडफॉल टाउन में हैं। फिर उन दोनों से मिलने टाकाहाशी और हिजुकी आते हैं और हिजुकी ने टाकाहाशी के स्कूल में ट्रांसफर करवा लिया है। फिर वो सब गेम खेलते हैं जिसमें वाल्टो हार जाता है और बालकनी में हिजुकी से पूछता है इस सिटी में तुमको कैसा लग रहा है। आकिहाबारा से तो अच्छा ही है और टाकाहाशी भी मेरे साथ है, और आकिहाबारा में जो मैंने स्पीच दी थी उससे मैं बहुत फेमस हो गई हूँ। तुम्हारी स्पीच से मेरे भी सब्सक्राइबर इंक्रीज हो गए हैं। वाल्टो मेरी हेल्प करने के लिए थैंक्स। फिर वो सब गेम खेलने चले जाते हैं और वाल्टो यूट्यूब में लाइव आता है और यहाँ ही ये एनिमे खत्म होता है। तो कमेंट में बता दो नेक्स्ट किस एनिमे का एक्सप्लेनेशन चाहिए, न्यू या ओल्ड, और प्लीज 18+ सीन वाले एनिमे रिकमेंड नहीं करना। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, और क्या मैं लास्ट एपिसोड के जैसे डब करने वाली वीडियो बनाऊं या नहीं वो भी बताना। तो ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय।